दूसरी बात यह है कि कब समीक्षा चाटुकारिता में या फिर किसी की वंदना में बदल जाती है और आलोचना निंदा में बदल जाती है। समीक्षक को वकील बनना नहीं होता है, अच्छा, निर्णायक बनना होता है। कहते हैं निराला का हिंदू मन, उसको छोड़ दिया जाता है। इस पे आप क्या कहेंगे? मानव मन किसी आवृत्ति को बहुत दिनों तक सहन नहीं करता। वो कह रहे थे कि आज का साहित्यकार नपुंसक हो रहा है, तो मैंने कहा ठीक है, साहित्यकार की आलोचना आप कर सकते हैं कि नपुंसक की जगह, लेकिन शब्द दूसरा प्रयोग करिए। किसी की लिंग आधारित कमजोरी को हम गाली नहीं बना सकते। का धनी होगा जिसके पास अकूत वांग्मय भंडार होता है, वो अपने खजाने में से सर्वोत्तम शब्द निकाल सकता है। पर जिन्होंने 2-4-10 गाली के ही शब्द सीख रखे हैं, वे बेचारे क्या करें। अच्छा सर, जैसे राग दरबारी है, राग दरबारी में शिवलाल शुक्ल जी लिखते हैं कि स्थान विशेष में गो नहीं 100 कौवों को दावत। कहीं आसपास गंदगी हो जाती है तो उसके ऊपर राख डाल देंगे, मिट्टी डाल देंगे, उसको ढकने की कोशिश करेंगे ना, कि प्लेट में सजा के हमें दिखाएंगे। यथार्थ के नाम पर जो कुत्सा परोसी जा रही है, उसका यही एकमात्र समाधान है। तो दक्षिण में जो विवाद हो रहे हैं हिंदी को राष्ट्रभाषा ना बनने देने के लिए या हिंदी के विरोध में, अब ऐसा तो नहीं है कि हाथ धोने का शब्द हमारे पास नहीं था, धुल लो हाथ, लेकिन हैंड वॉश किया जाता है, धोया नहीं जाता। कि कविता कहानी 20 साल न लिखेंगे तो हिंदी का नुकसान नहीं होगा, पर 20 साल अगर ज्ञान विज्ञान का साहित्य हिंदी में न लिखा गया तो केवल ये बोलचाल की भाषा बंद करके रह जाए। एक बहुत बड़ा माफिया गुट उत्तर प्रदेश लखनऊ का छात्र संघ भी विश्वविद्यालय पर हावी था, ये डालीगंज वाले। तो जैसे कवि की जो कविताएं होती हैं और सिनेमा का जो गीतकार गीत लिखता है, दोनों के बीच एक मोटी लाइन खींच दी गई, मोटी दीवार खड़ी कर दी गई। आपने राजेंद्र यादव का नाम लिया, ये सबसे बड़ा दुश्मन था हिंदी का। सर कहते हैं कि राजेंद्र यादव ने हंस पत्रिका को पुनर्जीवित किया, हिंदी पुनर्जीवित नहीं किया, हंस का वध कर दिया। तो ऊपर सही बात तो ये है, इसको कोट नहीं करना कि काल भी आता है, थोड़ा कष्ट होता है, लेकिन आपद धर्म समझ करके इसको अटेंड कर लेता हूँ। कॉल को भीतरे किसी तरह का विघ्न हो, आने में भी लगता है कि डिस्टर्बेंस हो गया। भारत के मशहूर गीतकार भारत भूषण जी की पंक्तियां हैं कि तन को बेचैन विचरना था, मन में कस्तूरी रहनी थी, धरती के कागज पर मेरी तस्वीर अधूरी रहनी थी। कवि या गीतकार जिन पंक्तियों को या जिन तस्वीरों को बनाता है वो अधूरी होती हैं, लेकिन आलोचक या समीक्षक उन पंक्तियों को या उन तस्वीरों को पूरा करने का काम करता है, उनमें रंग भरने का काम करता है। काव्योम की साक्षात्कार श्रृंखला आईना में आज हमारे साथ एक ऐसे ही आलोचक व समीक्षक हैं। आप भारत के जाने माने साहित्यकार हैं। आपने छायावाद विषय पर, छायावाद युग पर शोध कार्य किया है। सौंदर्य शास्त्र में आपने डीलिट की उपाधि प्राप्त की है। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के आप वर्तमान में अध्यक्ष हैं। नमस्कार, काव्योम की साक्षात्कार श्रृंखला आईना में आप सबका स्वागत है। और आज हमारे साथ इंटरव्यू के लिए हमारे अतिथि हैं प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं सर आप? हाँ, सानंद सकुशल। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमको समय देने के लिए। अरे समय तो आप ही का है। सर, जैसा मैंने कहा कि आलोचक या समीक्षक उसमें रंग भरने का काम करता है, तो एक प्रश्न आता है कि आलोचक और समीक्षक में अंतर क्या है, पहली चीज। दूसरी बात यह है कि कब समीक्षा चाटुकारिता में या फिर किसी की वंदना में बदल जाती है और आलोचना निंदा में बदल जाती है, ये किन स्तरों पर जाकर होता है? देखिए, सृजनात्मक साहित्य और समीक्षात्मक साहित्य परस्पर पूरक रहे हैं और प्रेरक भी। ये कहा जाता है कि राम को रामत्व प्रदान करने वाले कवि थे और रावण को रावणत्व प्रदान करने वाले भी। जिसने जिस दृष्टि से देखा स्थापित कर दिया। बीच में एक विवाद उठा इन दोनों के मध्य कि बड़ा कौन है, तो कहा गया कि शास्त्रित भ्रष्टा कवियो भवन्ति। जिनको शास्त्र ज्ञान नहीं है, यानी बुद्धि मनीषा या उच्च स्तरीय ज्ञान से जो वंचित है, वो कवि हो जाते हैं। इसमें कवि की उपेक्षा की गई और आचार्य पद प्रधान हो गया। बाद में ये भी एक सुर्रा छोड़ा गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल के संदर्भ में, विशेष रूप से कि असफल कवि आलोचक हो जाता है। तो ये द्वंद्व बड़ा पुराना है। वस्तुतः जैसा मैंने कहा कि दोनों पूरक हैं, परस्पर प्रतिस्पर्धी भी रहे हैं
और परस्पर प्रेरक भी रहे हैं। समीक्षा और आलोचना में मूलभूत शब्दगत अर्थगत अंतर तो नहीं है। ये दोनों शब्द ईक्षण से या लुच धातु से जुड़े हुए हैं। लुच से ही लोचन शब्द बना है, जिसका अर्थ है देखना, देखने वाला तत्व, वो इंद्रिय, वो बोध। लेकिन व्यवहार में कभी कभी शब्द का अर्थ बदल जाता है। शब्द में कभी अर्थ का विस्तार हो जाता है, कभी अर्थ का संकोच हो जाता है, कभी अर्थ उलट जाता है, अर्थ विपर्य हो जाता है, और कभी अर्थ का लोप हो जाता है। ये 4 स्थितियां शब्दार्थ की होती है। दैनिक जीवन में जब ऐसी समीक्षाएं ज्यादा आईं जो निंदा परक थी, तो आलोचना शब्द निंदा का पर्यायवाची हो गया। उसी तरह से जब चाटुकारिता ज्यादा हुई, तो यह एक चारणी वृत्ति के साथ जुड़ गया। लगा कि समीक्षा का तात्पर्य है गुणगान करना, हम उनके चारण हैं, वो जो भी लिखें, जैसा भी लिखें, उनकी जय जयकार करना हमारा कर्तव्य कर्म है। तो मैंने कहा कि व्यवहार के आधार पर यह अर्थ परिवर्तन हुआ है, इसका कोई व्युत्पत्तिगत अर्थ नहीं है, कोई मूल आधार नहीं है। तो बहुत सारे पर्यायवाची हैं, अनुशीलन करना, परिशीलन करना, आकलन करना, मूल्यांकन करना, आलोचना करना, समीक्षा करना। बाद में जब लोगों ने महसूस किया कि एक पूरी पूरी विधा बदनाम होती चली जा रही है, तो आलोचना की जगह उन्होंने समालोचना शब्द गढ़ लिया। समीक्षा के सामने भी आप इधर देख रहे होंगे, कहीं कहीं सत समीक्षा शब्द का प्रयोग किया जाने लगा है, उस शब्द का पुनरुद्धार करने के लिए, उसे रास्ते पर लाने के लिए। यूँ उसका मूल अर्थ है गुण दोष विवेचन करना। जो उसकी अच्छाइयाँ हैं उनका रेखांकन कीजिए, जो कमियां हैं, जो सीमाएं हैं, उनकी ओर भी पाठक का ध्यान आकर्षण कीजिए। यह समीक्षा का कर्तव्य कर्म है। आचार्य कभी शास्ता हुआ करता था। शास्ता माने शास्त्र निर्माता। अच्छा। काव्य शास्त्र वो बनाता था, और उसी के निर्देशानुसार कवि रचनाएं करते थे। तो चूंकि वो शास्ता रहता था, इसलिए उसका पद थोड़ा भारी हुआ करता था। लेकिन बाद में सृजनात्मक साहित्य मुख्य क्षेत्र में आ गया, और समीक्षक चूंकि बुद्धिजीवी था, और बुद्धिजीवी को हर व्यक्ति ग्रहण नहीं कर पाता है, उसके लिए एक विशेष प्रकार का प्रबुद्ध वर्ग चाहिए, इंटेलिजेंसिया जिसको कहते हैं, और ऐसा वर्ग गौण होता है, अल्पसंख्यक होता है, इसलिए वो कहीं हाशिए पर चला गया। पर वो द्वंद्व अभी विद्यमान है कि कवि बड़ा है या आचार्य बड़ा है। मेरे ख्याल से यह निरर्थक है। ऐसा कोई निषेध और भेदभाव नहीं रखना चाहिए। दोनों अपने कर्तव्य कर्म के कारण महत होते हैं। यदि कवि बड़ा है तो उसकी भी सराहना करनी चाहिए, और यदि आचार्य बड़ा है तो वो भी सराहनीय है। तो सर, आलोचना और समीक्षा, इसमें अंतर तो ठीक है, लेकिन जब समीक्षा उसमें परिवर्तित हो जाए चाटुकारिता में, और आलोचना निंदा में, तो उसके बीच की पतली लकीर क्या है? हमारे दर्शकों को कैसे पता चलेगा इसके बीच की पतली लकीर? समालोचना या सत समीक्षा जो वस्तुनिष्ठ होती है, न्यायनिष्ठ होती है, ऑब्जेक्टिव। अच्छा। केवल वस्तु को ध्यान में रख करके, व्यक्ति को ध्यान में रख करके नहीं। अच्छा। 2 प्रणालियां होती हैं। चाटुकारिता में व्यक्ति प्रधान हो जाता है। अच्छा। हमें ये देखना होता है कि अनमोल जी की रचना है, बिल्कुल बिल्कुल, और अनमोल जी हमारे प्रिय हैं। उनका कोई दबाव है, प्रभाव है, मन में कहीं कोई प्रलोभन भर गया है। तो कहीं कोई ऐसी विसंगति आ जाती है, तो व्यक्ति पक्षधर हो जाता है, और पक्षधरता के कारण न्याय निष्ठा कमजोर हो जाती है, उसका आकलन सही नहीं हो पाता है। वो किसी न किसी अति में पहुंच जाएगा, या तो अति निंदा करेगा या अति सराहना करेगा। ये दोनों उसकी न्यूनताएं हैं, दोनों कमियां हैं। उसको न्यायनिष्ठ का दर्जा देना होता है। समीक्षक को वकील बनना नहीं होता है, निर्णायक बनना होता है। वकील तरह तरह के तर्क देता है, मतलब अपने आप को सही साबित करने के लिए तर्क देगा। बहुत अच्छी बहस करता है, बहस कर लेगा। वो कर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था, माने सही को गलत सिद्ध कर देगा, गलत को सही सिद्ध कर देगा। वो व्यावसायिक है, अपने निजी हित से या एक स्वार्थ से प्रेरित होकर ऐसा कर रहा है। न्यायनिष्ठ जो निर्णायक है, उन दोनों को सुन करके और फिर सही निर्णय देने की कोशिश करता है। ये उसकी अपनी विशेषता है। तो मैं समझता हूँ समालोचक को भी वही दायित्व निभाना चाहिए। तो सर, एक प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ है। आप लगातार मंच पे रहे हैं, लगातार समाज में रहे हैं और साहित्य में रहे हैं,
तो कभी कोई ऐसा समय आया हो जब आपके पास एक पत्र आया हो, ये सर हमारी पुस्तक की समीक्षा कर दीजिए, और इसको मतलब आपने मंच पे जाके उसकी की भी हो, समीक्षा की हो, लेकिन उसमें आपने सराहना के साथ-साथ आपने उसकी कमी खामियाँ भी बताई हों और आपने उसकी बड़ाई भी की। कुछ ऐसा रहा देखिए या फिर दोनों केवल दोनों तरह की स्थितियां लेखन जीवन में आती हैं, हुँ, लेकिन थोड़ा अंतर है। हुँ, जैसे किसी की पुस्तक का लोकार्पण हो रहा है, अब वो 2 प्रिय शब्द सुनना चाहता है, हुँ, सामने 150 श्रोता बैठे हुए हैं, हुँ, उस समय उसकी पीठ थपथपा देना, उसे हुँ, प्रोत्साहन देना, हुँ, और कहना कि अच्छा प्रयास किया हुँ, है, हुँ, कुछ महत्वपूर्ण रचनाएँ इसमें हैं, हुँ, हुँ, कुछ पंक्तियाँ हैं उनको हुँ, उद्धृत करके बता देते हुँ, हैं। हुँ, तो एक नवोदित साहित्यकार को एक विशेष प्रकार की प्रेरणा प्राप्त होती जी, है, वो हितकर है। जी, वहाँ जो सराहना के वाक्य बोल रहा हूँ, किसी स्वार्थ से, लोभ से प्रेरित होकर नहीं, जी, किसी दबाव से प्रेरित होकर जी, के भी नहीं। बस 2 बातें होती हैं। व्यक्ति जो अतिवादी कथन देता है, वो या तो रुचि विपर्य के कारण देता है। रुचि विपर्य रुचि मतलब? विपर्य माने हमारा स्वाद भिन्न है, आपका भिन्न है। अच्छा, अच्छा। कोई रचना आपको बहुत अच्छी लगती है, जन सामान्य को बहुत अच्छी लगती है, हुँ, लेकिन कुछ ऐसे विचित्र लोग भी मिल जाते हैं, अच्छा, जिनको सबकी पसंद अपनी पसंद में नहीं आती। हुँ, कुछ यूनिक बात कहना का है, अच्छा, अच्छा। कुछ अलग लीक तरह से की हट के बात, चलना चाहते हैं लीक वो। से हटकर हाँ, ध्यानाकर्षण करने के लिए। हाँ, हाँ, तो ये भी एक मनोरोग है। हाँ। मनोरोग है ये? मनोरोग है इसलिए कैसे कि है? जो सर्वसम्मत बात है, हाँ, उसको न मान करके हाँ, अपनी अलग खिचड़ी पकाना, केवल अच्छा, तहलका मचाने के लिए, अच्छा। कभी-कभी तो केवल सर हाँ, सनसनी पैदा करने के लिए। ठीक है। तो ये इसका मतलब कि उसका मानसिक संतुलन कहीं विकृत है। अच्छा सर, कभी-कभी ये होता है कि ज़्यादातर लोग जो कह रहे होते हैं, हम उससे अलग हट के कहना चाहते हैं कि हम भीड़ में नहीं शामिल होना चाहते, यही या बात मैं हमारा कह जो मत है, वो हमारा अपना मत है या फिर वो अलग मत है। तो अब इससे उसमें देखना होगा कि आपकी उस वक़्त नीयत क्या है? आपकी नीयत है सनसनी पैदा करने की, हाँ, जो सबने कहा वैसा न कहकर कुछ विचित्र कहने की। विचित्र कहने की विचित्र कहने का अधिकार आपको है, हुँ, लेकिन वस्तुनिष्ठता के आधार सार्थक पर हो। उसको प्रमाण पुष्ट करके बताइए, सिद्ध कीजिए हुँ, कि जो आप सोच रहे हैं, दूसरे वैसा नहीं सोच पाए हैं। हुँ, तो वहाँ तक तो क्षम्य है। हुँ। लेकिन केवल हड़कंप पैदा करने के लिए जो हाँ, की हाँ, जाती है, वो मानसिक असंतुलन की सूचक है। इसलिए मैंने उसको मनोरोग कहा है। चलिए, तो हम लोगों को पता चल गया कि आलोचना और समीक्षा, और आलोचना, निंदा और समीक्षा और चाटुकारिता में सूक्ष्म अंतर क्या इनमें होता है? अंतर होता है। ठीक है, तो सर का कहना है कि वो व्यक्तिनिष्ठ नहीं, वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए। वस्तुनिष्ठ होगी तो हम उसको अच्छे से समीक्षा उसकी कर पाएँगे। बिल्कुल सही। सर बात करते हैं आलोचना समीक्षा की, तो इसी क्रम में आपने कहा हड़कंप मचाने की, कुछ लोग लीक से हट के चलना चाहते हैं। एक हिंदी साहित्य के एक कवि रहे हैं निराला, हुँ, आपके प्रिय कवि हैं। हुँ। निराला के जो विषय हैं वो कभी नारी पर बोलते हैं, कभी समाज के दीन असहायों पर बोलते हैं, वो आता है दो टूक कलेजे के करता पछताता। जब हम आगे बढ़ते हैं तो पाते हैं कि निराला को एक श्रेणी में खड़ा कर दिया जाता है, उनके दूसरे पक्ष को देखा ही नहीं जाता है। निराला की विविध आयामों को देखने के साथ-साथ उनका एक पक्ष छोड़ दिया जाता है, उसको कहते हैं निराला का हिंदू मन, उसको छोड़ दिया जाता है। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए निराला तो निराला ही थे। हुँ। ये नाम बहुत सोच विचार करके दिया गया था उन्हें। उन्होंने अपनी ओर से नहीं गढ़ा था। हुँ, जब मतवाला के संपादक होकर वो कलकत्ता गए हुँ, और वहाँ के कई स्तंभ उन्होंने सँभाले, हुँ, तो उनकी जीवन शैली को देखकर, हुँ, उनकी विचारधारा को देखकर हुँ, और उनके व्यक्ति वैचित्र को देखकर हुँ। संपादक मंडल के सदस्यों ने ही हाँ, उन्हें नाम दिया निराला। निराला, निराला माने जो विलक्षण है, विलक्षण। जो अपरिभाषेय है, हुँ, जिसको आप कोई एक विशेषण न दे सकते हो, हुँ, ये भी है और नहीं भी है, हुँ, सब तरह से। तो निराला का साहित्य भी आप पाएँगे कि बड़ा वैविध्यपूर्ण है, हुँ, वैचित्रपूर्ण भी है। हुँ। उनका आरंभ होता है वेदांत कवि के रूप में। अच्छा। जब वे कलकत्ता गए बेलूड़ मठ में, हुँ, हुँ, तो स्वामी माधवानंद जी महाराज और रामकृष्ण मिशन के बहुत सारे सन्यासियों के साथ हुँ, उनका बड़ा निकट सानिध्य रहा। हुँ। बाकायदे गैरिक वस्त्र धारण करके योगियों की वेशभूषा बनाकर अच्छा, उन्होंने साधना ये की। शुरुआती दौर की बात है। हाँ, कुंडलिनी उत्थापन की पूरी क्रिया संभाली अच्छा, और जो वैदांतिक रचनाएं की, हाँ, विशेष रूप से जैसे जो आरंभ में अनामिका में छपी हुई अनामिका में है, छपी। कुछ परिमल में छपी हुई है, उन रचनाओं में कहाँ मेरा अधिवास कहाँ, कौन तम के पार रे कहा,
इत्यादि जो रचनाएं हैं, इसमें जीव, जगत, ब्रह्म, माया, इनका निर्वचन किया गया है और बहुत सूक्ष्म दृष्टि से अद्वैत वेदांत की साधना। बड़ा गहरा प्रभाव था विवेकानंद का उनके ऊपर। रामकृष्ण मिशन में रहते हुए रामकृष्ण वचनामृत का उन्होंने अनुवाद किया था 4 खंडों में। तो वहाँ की दिनचर्या ही ऐसी थी। वो वैदांतिक निराला जब मतवाला से जुड़े तो ख़ास तौर से आम आदमी, आम जनजीवन, जो गरीबी वहाँ उन्होंने देखी, जो शोषण वहाँ पर उनको दिख रहा था, उन सब के साथ संबद्ध हो गए। वो लोग की निराला हो और तभी वे दीन नामक कविता लिखते हैं, विधवा नामक कविता लिखते हैं, भिक्षुक नाम की कविता लिखते हैं। ऐसी बहुत सारी रचनाएं वे जनजीवन के साथ जोड़े, पर इस जनजीवन को अद्वैत से जोड़ करके चले। अच्छा। आज जो समीक्षक नहीं समझ पाते उन्हें मार्क्सवादी सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। अच्छा। दरअसल वो मार्क्सवाद नहीं है, वो विवेकानंद का अद्वैत दर्शन है। कैसे? जिसको विवेकानंद ने नव वेदांत कहा था। विवेकानंद जी ने पहली बार दरिद्र नारायण की परिकल्पना की। कहा नारायण वो नहीं है जो सोने के सिंहासन में बैठता है, नारायण दरिद्र जो रास्ते में चलता हुआ, भूखा, हर तरफ से वंचित, ये जो विभिन्न प्रकार के क्लेश सह रहा है, इसकी सेवा करना नारायण की सेवा है। तो नरेंद्र नारायण की उपासना का एक नया विधान नव वेदांत के अंतर्गत विवेकानंद जी ने दिया। वो गहरा प्रभाव। जैसे आप देखिए कहा मेरा अधिवास कहाँ कविता में वे कहते हैं कि मैं जाते हुए रास्ते में चिंतन कर रहा था कि मेरा अधिवास वाले गंतव्य क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है। तब तक सहसा देखा एक दरिद्र भाई, दुख की छाया पड़ी हृदय में मेरे, जट उमड़ वेदना आई। उसको आगे बढ़ करके उठाते हैं, कंधे से लगाते हैं, उसकी सेवा करते हैं, और जब स्वस्थ हो जाता है तब फिर आगे जाते। और जाते हुए सोचते हैं कि अरे मेरा वेदांत चिंतन तो टूट गया। अच्छा। टूटता है यद्यपि अभिवास, छूटता है नहीं, पर इसको मुझको त्रास, मैंने मैं शैली अपनाई, मैं देखा। तो वेदांत को जनजीवन से जोड़ने का उपक्रम, ये निरालापन है। अब तक ये अलग अलग धाराएं थी। जो आध्यात्मिक भूमिका पर पहुंच जाता है वही छोटे स्तर पर नहीं आता, और जो इस समाज से जुड़ा हुआ रहता है उसके लिए धर्म, अध्यात्म, अफीम है। अच्छा। उसकी प्रतिक्रिया मन में पैदा हो जाती। निराला ने दोनों को जोड़ने का उपक्रम किया। सर, यही मैं कह रहा हूँ कि धर्म अध्यात्म सही अर्थों में तभी फलीभूत होगा जब आम आदमी की करुणा से जुड़ेगा, जन सहानुभूति से जुड़ेगा, उसके भीतर लोकेशना पैदा होगी। केवल मोक्ष की कामना करना ये तो स्वार्थवृत्ति हुई। जनजीवन का उद्धार करना ये साहित्य का परम उद्देश्य रहा। जब तुलसीदास कहते हैं कि जो कीरत भरित भूति भल सोई, कौन सी अच्छी है, जो सबका हित करती है गंगा की तरह। तो कविता जो सर्वमंगल कारिणी होती है, सर्वभूत हितेरता, सत्यम शिवम सुंदरम से युक्त, वही कविता सार्थक है। तो निराला ने दूसरा प्रयोग किया। उसके बाद फिर आते हैं यहाँ गढ़ा कोला, लखनऊ, इलाहाबाद इत्यादि क्षेत्रों में रहते हुए, गरीबी से जूझते हुए, और कलम चलाते हैं बहुत कुछ जीविकार्जन के लिए भी, कुछ स्वांता सुखाए भी। तो भिन्न भिन्न प्रकार के प्रयोग इसमें आपको दिखाई देते हैं। वही निराला है जो कुकुरमुत्ता लिखते हैं, वही जो राम की शक्ति पूजा लिखते हैं, जो तुलसीदास लिखते हैं। दोनों में अंतर है, भाव का भी, भाषा का भी, शिल्प का भी। कहने का तात्पर्य है कि निराला को किसी एक अभिलक्षण से बांध पाना संभव नहीं है। किसी एक विचारधारा में भी नहीं बनते नहीं, थोड़ी देर एक जगह रुकते हैं फिर बदल देते, अपना एक नया साँचा बनाते हैं, फिर स्वयं निर्ममता पूर्वक उस साँचे को तोड़ते और फिर नया गढ़ते। यही उनके कालजयी व्यक्तित्व का सबसे बड़ा आधारभूत। वरना पंत में कवित्व या काव्य शक्ति कम नहीं थी, लेकिन वे एक बंधे बंधाए रास्ते पर चलते रहे, निरंतर चलते रहे। अरविंद दर्शन उसकी इतनी अति हो गई कि ऊब पैदा हो गई और वे कालातीत हो गए। मानव मन किसी आवृत्ति को बहुत दिनों तक सहन नहीं करता। एक ही दाल और एक ही तरह की सब्जी आप सब दिन नहीं खा सकते। परिवर्तन मनुष्य का स्वाभाविक लक्षण है। ये परिवर्तन प्रयोग को जन्म देता है और प्रयोग से साहित्य का बहुरंगी विकास होता है। तो निराला के काव्य की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो है उनका प्रयोग कौतुक, वो है उनकी परिवर्तन कामिता,
वो है नए नए जोखिम लेने की उनकी क्षमता, इससे वो निराला बने हैं। जी सर। अच्छा सर, आपने बात कही परिवर्तन की, परिवर्तन और प्रयोग की बात कही आपने। तो निराला जी छायावाद, छायावाद के बाद प्रयोगवाद, प्रयोगवाद के बाद युग आए और वर्तमान में ये समय चल रहा है। प्रयोग के नाम पर आजकल जो कविता में या फिर जो कहानियों में शब्दों का प्रयोग हो रहा है, हम एक सही बात को कहना चाहते हैं लेकिन गलत शब्दों के साथ, गलत शब्दों के साथ उस बात को हम कितना सही कह पाते हैं, ये कुछ ऐसा है कि जैसे हमारे घाव है और उस घाव को डॉक्टर सिलना चाहता है, उस जख्म को बंद करना चाहता है, तो उसके पास वो सुई टांका लगाने वाला, उसको आती सारी कलाएं हैं लेकिन वो सूजे से सिलना चाहता है। बिल्कुल वैसा ही मुझे लगता है। कल एक मेरे मित्र थे, साहित्य के ही छात्र हैं, वो कह रहे थे कि आज का साहित्यकार नपुंसक हो रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, साहित्यकार की आलोचना आप कर सकते हैं कि नपुंसक की जगह, लेकिन शब्द दूसरा प्रयोग करिए। किसी की लिंग आधारित कमजोरी को हम गाली नहीं बना सकते। उसी तरीके से किसी गाली को साहित्य में आना चाहिए। भदेश शब्दों का प्रयोग साहित्य में सर कितना होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या किस तरीके से आजकल जो हो रहा है उस पर आप क्या देखते हैं? देखिए, विषय अनुकूल बहुत बड़ी शर्त है कि जिस विषय को लेकर आप चल रहे हैं उसी प्रकार की भाषा आपको अपनानी पड़ती है। जैसे आपने ऐतिहासिक विषय उठाया, कविता हो, उपन्यास हो, नाटक हो, तो एक एक पद का, व्यक्ति का, एक एक स्थान का वही नाम रखना होगा जो इतिहास के कालखंड में था। वह मनचाहा शब्द नहीं रख सकते। कब अमात्य शब्द प्रचलित हुआ, कब मंत्री शब्द प्रचलित हुआ, कब दीवान शब्द प्रचलित हुआ, उसके लिए ध्यान रखना पड़ता। तो जैसे इतिहास का निर्वाह करना आवश्यक होता है, उसी तरह से काव्य या कथा साहित्य में जो विषय आपने लिया है उसके अनुकूल शब्दावली का चयन करना होता है। अगर कहीं किसी ऐसे वर्ग का चित्रण आप कर रहे हैं, किसी आंचलिक कहानी में, किसी उपन्यास में, जहाँ तमाम निम्न स्तरीय व्यक्ति, जराइम पेशा, अपराध मनोवृत्ति वाले, जो शीलहीन हैं, जिनका व्यवहार बड़ा कुत्सित है, ऐसे वर्ग के लोग, उनके ऊपर कोई रचना लिख रहे हैं, तो गाली गलौज की शब्दावली का प्रयोग भी आप कर सकते हैं साहित्य में। साहित्य सबके लिए। लेकिन अगर विषय उच्च और उदात्त स्तर का है, शास्त्रीय परंपरा से लिया गया है, धर्म अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, नैतिकता से जुड़ा हुआ है, तो उस संदर्भ में ऐसे शब्दों का प्रयोग करना गलत माना गया है। तो पहली बात तो यह है कि देश, काल और पात्र के अनुकूल भाषा होनी चाहिए। जी सर। प्रेमचंद के उपन्यासों में आपने देखा कि जहाँ गांव वालों के संवाद देते हैं वहाँ अवधी भाषा का प्रयोग करने लगते, भोजपुरी का प्रयोग करने लगते। निराला के पात्रों के साथ भी वही स्थिति है। उसमें कुछ एक गाली गलौज के शब्द भी आ जाते हैं। अबे से ही शुरू करते हैं, अबे तबे गाली का ही शब्द है। लेकिन चूंकि डायलॉग के लिए वो जरूरी है, तो स्वाभाविकता लाने के लिए, पर ये शब्द अविचारित नहीं होना चाहिए। शब्द कविता का प्राण होता है। ये कह लीजिए कि शब्द ही कविता होती है। आगे का एक बड़ा प्रसिद्ध कथन है कि कविता सर्वप्रथम शब्द होती है और अंततः कविता शब्द होती है। इन द बिगिनिंग देयर वाज द वर्ड और अल्टीमेटली देयर विल बी ए वर्ड। वही कविता है। इसका तात्पर्य, शब्द के यहाँ तात्पर्य केवल शब्द ही नहीं है, मतलब अभिव्यक्ति का माध्यम। वो जब तक सुविचारित नहीं होगा और उसके लिए प्रयत्न किया जाना चाहिए कि उस शब्द के अर्थ को पहले समझे, मूल अर्थ में आज कितना विस्तार हो गया है, उस शब्द कहाँ तक बढ़ गया है उसको भी समझे, उस शब्द को छुएं, छू करके उसको देखें, उसका तापमान परखे, उस शब्द को चखे, उस शब्द को सूंघें। इन्हीं पंचेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय माध्यमों से शब्द की परीक्षा करके द बेस्ट वर्ड इन द बेस्ट ऑर्डर। कॉलेज ने जो परिभाषा दी थी, कविता क्या है? सर्वोत्तम क्रम में रखा हुआ सर्वोत्तम शब्द। तो ऐसे शब्द की खोज हर व्यक्ति तो नहीं कर पाता है। जो शब्द शिल्पी होगा, जो शब्द का पारखी होगा, भाषा का धनी होगा, जिसके पास अकूत वांग्मय भंडार होता है, वो अपने खजाने में से सर्वोत्तम शब्द निकाल सकता है।
पर जिन्होंने 2-4-10 गाली के ही शब्द सीख रखे हैं वे बेचारे क्या करें, इसलिए वो दयनीय है, क्षम्य भी है, दंडनीय भी है। अब इसका निर्णय तो पाठक करेगा। मेरे कहने का तात्पर्य है कि केवल वल्गैरिटी या बोल्डनेस भरने के लिए शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमारी नीयत हुई चौंकाने की, आहत करने की, इसका मतलब नीयत खाम है, तो खाम नीयत से दिया हुआ कोई शब्द नहीं होगा, अपशब्द होगा, अब वो वर्जित है। उसको ग्राम्य भाषा कहा गया है। ग्राम्य माने गंवारों की भाषा, और आपत्तिजनक तो ही असंसदीय हो जाएगा, तो आपत्तिजनक भी हो जाएगा, दंडनीय भी हो जाएगा। अच्छा सर, आपने कहा कि जो भाषा है वो समयानुकूल होती है, परिवेश के अनुसार होती है, तो ये शब्द जो हैं अगर उनका उचित अर्थ वहाँ निकल रहा है तो भदेश प्रयोग किए जा सकते हैं। लेकिन सर जैसे देखिए नाटक है एक, और उस नाटक में घटना एक हुई है और उस घटना को लिखा गया है। नाटक खेला जा रहा है लेकिन उस घटना को दोहराया नहीं जा सकता, उस गलत घटना को, क्योंकि वो गलत है। तो उसी तरीके से क्या उन शब्दों को दोहराना वही सेम कंडीशन में नहीं, वो तो अनिष्टकर होगा, वो कवि के लिए बड़ा लांछन होता है। इसका मतलब उसके पास शब्दों का अभाव है, दरिद्र है वो। देखिए, शब्द प्रयोग के कई तरीके हमारे यहाँ बताए गए। काव्य शास्त्र में 3 प्रकार के शब्द, एक को कहते हैं अभिधा, दूसरे लक्षण, तीसरे व्यंजना। अभिधा का प्रयोग तब करें जब वो निरापद हो। अगर आपको कोई खास बात कहनी है तो वहाँ संकेत में कही जाती है, वो लक्षणा और व्यंजना बन जाती है। तो इतना सारा जब विधान पहले से किया हुआ है, अब जैसे कहीं गाली देने की आवश्यकता ही पड़ गई तो उसके भी कई तरीके हैं। उग्र जी ने ऐसी बहुत सी गालियाँ लिखी, अभी काशीनाथ बहुत गालियाँ लिख रहे हैं, धूमिल जी ने लिखी, धूमिल ने बहुत गालियाँ लिखी। इन लोगों को लक्षण व्यंजना का प्रयोग नहीं मालूम है। पहले क्या करते थे, जैसे उग्र ने ही एक कला कौशल अपनाया था, उनको गाली देनी है तो बहन लिखा, डॉट 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 रख दिया। अच्छा, अर्थात तक पहुंच गया, लेकिन उसको कदर्थ करने से बच गए। तो एक ये भी तरीका है कि उसको व्यंजना में कह दिया जाता है, संकेत में कह दिया जाता है। फूहड़ ढंग ये है, वल्गर तरीका ये है कि पूरा पूरा शब्द रखा जाए। अच्छा सर, जैसे राग दरबारी है, राग दरबारी में शिवलाल शुक्ल जी लिखते हैं कि स्थान विशेष में वो नहीं 100 कौवों को दावत, जिस वस्तु के बारे में कह रहे हैं, जिस चीज के बारे में कह रहे हैं उसको स्थान विशेष बोलते हैं। तो इस तरीके के शब्द प्रयोग किए जा सकते हैं। वे भी कुछ अति साहसिकता से प्रभावित हो गए हैं। जिस स्थान की बात वो कर रहे हैं वो इतना गंदा नहीं है। मैं भी उसी स्थान का रहने वाला हूँ। उसको चटपटा बनाने के लिए, खास व्यावसायिक मोड़ देने के लिए उस स्थान को बहुत बदनाम किया। वो शिवपालगंज नहीं सर, मेरा कहने मतलब उन्होंने एक कहावत नहीं, हम वो समझ रहे हैं। उनका हुई उदाहरण देकर कह रहा हूँ कि अनावश्यक रूप से उसका विद्रूपीकरण उन्होंने किया है। शिवपालगंज का ऐसा नहीं है, ऐसी विकृत संस्थाएं भी नहीं है। वैसे तो आप देखने चलें तो हर जगह आपको कुत्सित रूप दिख जाएगा, पर प्रश्न ये है कि उसमें से किसका आप चयन करेंगे और चयन के पीछे उद्देश्य क्या रहा। चारों तरफ वो गंदगी है, मैं मानता हूँ, शरीर के भीतर भी है, लेकिन उसको त्वचा से ढके हुए है ना। कहीं आसपास गंदगी हो जाती है तो उसके ऊपर राख डाल देंगे, मिट्टी डाल देंगे, उसको ढकने की कोशिश करेंगे ना, कि प्लेट में सजा के हमें दिखाएंगे। यथार्थ के नाम पर जो कुत्सा परोसी जा रही है उसका यही एकमात्र समाधान है। उसे व्यंजित कर दीजिए, पर बरवेटम दे देने से तो आप खुद गंदगी के पात्र हो गए। जैसे कहा कि आज के साहित्य में बड़ी अश्लीलता है, या चित्रकार बड़ी अश्लीलता का परिचय दे रहा है, वो चित्र छाप दीजिए, तो आपने भी वही अश्लील कार्य किया। उसका संकेत देना चाहिए और आम आदमी उसको समझ जाएगा। आपने खाली गाली का या गंदगी का नाम लिया है लेकिन उसके शिकार भी हो गए हैं, वो आपत्तिजनक है। तो मेरे कहने के तात्पर्य यह है कि अच्छे बुरे सब जगह हैं और अनुपात अच्छे का ज़्यादा है, लेकिन ये अपनी अभिरुचि पर निर्भर है, आपकी नीयत पर निर्भर है कि आप उसमें से किस पक्ष को उठाते हैं और उसको किस तरह से परोसते हैं। आवश्यकता उसमें संतुलन बनाए रखने की है। आदर्श और यथार्थ दोनों कमनीय हैं। प्रेमचंद ने इसीलिए आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की बात कही थी ना। यथार्थ का चित्रण कीजिए लेकिन उसको अंततः उन्मुख कर दीजिए आदर्श की तरफ। फलागम अच्छा हो जाए तो बेशक अच्छा जाएगा जी।
और सबसे बड़ा दायित्व है साहित्य का कोई मैसेज देना। सर, साहित्य से एक प्रश्न, आप राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के अध्यक्ष हैं वर्तमान में। हाँ, तो दक्षिण में जो विवाद हो रहे हैं हिंदी को राष्ट्रभाषा ना बनने देने के लिए या हिंदी के विरोध में, तो आपको क्या लगता है? देखिए अनमोल, हाँ। ये विवाद आज का नहीं है, बहुत पुराना है। हाँ सर, जी सर। अभी देखिए अखबार में 2 दिन पहले ही समाचार छपा, एक मंत्री विशेष कह रहे हैं कि दक्षिण अलग राज्य है, भारत कोई एक देश नहीं है। एक देश तब होता है जब एक भाषा होती है और एक संस्कृति होती है। देश है तमिलनाडु, देश है कर्नाटक, देश है मलयालम। बड़ा विवादी वक्तव्य है, 2 दिन पहले आया है। तो ऐसे कहने वालों की कमी नहीं रही है हमारे यहाँ। वही कुछ विचित्र बात कहने का तकाजा, वही है, राजनीति उसको बढ़ावा देती है। यूं प्रयास करने से इनके बीच परस्पर सौम्य और सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है और किया जाता रहा है। ये धर्मप्राण देश है। उत्तर भारत का हर सनातन धर्मावलंबी कोशिश करता है कि जीवन में एक बार रामेश्वरम के दर्शन हो जाए। बिल्कुल। और उसी तरह से दक्षिण भारत वाले अगर अयोध्या, काशी, हरिद्वार और मथुरा नहीं देखते तो जीवन को निरर्थक मानते। इसने बांध रखा है संस्कृति ने, इस संस्कृति ने, इस आध्यात्मिक चेतना ने, इस धर्म भावना ने। इसी उद्देश्य से काशी का, विश्वनाथ जी का जो कॉरिडोर बनाया गया, वहाँ काशी तमिल संगम की स्थापना की गई। अच्छा। और अब आज की रिपोर्टें बता रही है कि प्रतिदिन दक्षिण भारत से आने वालों की संख्या लगभग 450 है। अच्छा। और अयोध्या में जो भीड़ उमड़ी है, 3.5 लाख से ऊपर लोग प्रतिदिन आए हैं। इनमें बहुसंख्यता दक्षिण भारत की है। उत्तर भारत से लोग उतने नहीं गए। दक्षिण भारत वाले लालायित है रामलला के दर्शन कर ले, कुंवर कन्हैया के दर्शन कर ले, बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन कर ले। जब तक ये भाव बना रहेगा तब तक विघटन की ये जो अभिसंधि है, षड्यंत्र जो है, वो सफल नहीं होने पाएगा। हिंदी को राजभाषा या राष्ट्रभाषा बनाया जाए न बनाया जाए, इसको लेकर भी विवाद लगभग 75 वर्षों से चल रहा। जब संविधान बनना शुरू हुआ उस समय ही ये प्रश्न आया कि इस देश की भाषा क्या होगी। ये सब मानते थे कि हिंदी पूरे देश की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है जी। ये सब मानते थे कि हिंदी के माध्यम से ही यहाँ नवजागरण आया है, हिंदी के माध्यम से ही आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई है, तो अधिकतर देश की भाषा हिंदी ही हो सकती है। बाकी सारी भाषाएं एक एक प्रांत तक सीमित है। हिंदी उत्तर भारत के 10 राज्यों की भाषा है और उस पर कोई प्रांत हावी नहीं है। जैसे तमिल पर तमिलनाडु हावी है, कन्नड़ पर कर्नाटक हावी है, उस तरह से आप नहीं कह सकते कि हिंदी में कौन हावी। बिहार हावी है कि उत्तर प्रदेश हावी है कि राजस्थान या मध्य प्रदेश हावी है, उन सब में फैली हुई है। दूसरी बात यह है कि जहाँ की मातृभाषा नहीं भी है, जो बाखंड की भाषाएं कहलाती हैं, जैसे महाराष्ट्र की मराठी देख लीजिए, गुजरात की गुजराती देख लीजिए। आप बम्बई जाएं या महाराष्ट्र किसी नगर में जाएं, हिंदी जानते हैं तो आपको संवाद में कोई दिक्कत नहीं होगी। अहमदाबाद में कोई कठिनाई नहीं होगी, कलकत्ता में कोई कठिनाई नहीं होगी, चंडीगढ़ में कोई कठिनाई नहीं होगी। मान लीजिए वो इन राज्यों की द्वितीय भाषा है, सेकंड मदर टंग आप उसको कह सकते हैं कि उनकी अपनी क्षेत्रीय भाषा भी है, हिंदी भी है, तो उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं। कुछ एक राज्य हैं जो अहिंदी भाषी कहे जाते हैं। हालांकि मुझे इस शब्द से आपत्ति, अब अहिंदी भाषी अब कोई नहीं रहा, सब जगह हिंदी से काम चल रहा है। हिंदी की जो फिल्में बनती हैं उनको सबसे ज़्यादा दक्षिणी और तमिल वाला देखता है, बंगाली देखता है, असमी देखता है, उड़िया में चलती हैं। और ऊपर से भले हिंदी विरोध करें, अपने बच्चों को हिंदी पढ़ाते हैं। वो जानते हैं कि भविष्य उसके बिना नहीं चल पाएगा, एक माध्यम भाषा की आवश्यकता है। पर राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ये नारा लगाया गया। एक भाषा का प्रश्न, दूसरे जाति धर्म का प्रश्न, संप्रदाय का प्रश्न, यही है जो वोट खींचते हैं। तो जैसे धर्म और जाति का नारा लगा दिया जाता है, उसी तरह से दक्षिण भारत में ये भाषा का नारा लगाया गया। गांधी जी ने इसकी बड़ी पूर्व कल्पना कर ली थी। तो आप देखिए, जब वो भारत आए 1915 में, उसके बाद जब सत्याग्रह से जुड़े
तो सत्याग्रह में अपने पुत्र देवदास को सबसे पहले उन्होंने दक्षिण भारत भेजा। तब वो मद्रास कहलाता था। मद्रास में देवदास गांधी ने हिंदी कक्षाएं खोली गांधी जी के नेतृत्व में। उन कक्षाओं में हिंदी पढ़ाने का उपक्रम, पूरी उसकी व्यवस्था की गई। लोग एक लालटेन लेकर के, एक चटाई लेकर के सुदूर गांव में जाते थे और रात को बैठकर निःशुल्क उन्हें हिंदी पढ़ाते थे। फिर गांधी जी की ही प्रेरणा से जब वो हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति हुए प्रयागराज में, तो उन्होंने दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार का कार्यक्रम या अभियान के तौर पर शुरू किया। तो जो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा नाम का विश्वविद्यालय बना है, आज उसके 4 उप केंद्र है। तमिलनाडु में, चेन्नई में तो है ही, वो हैदराबाद में है, वो त्रिवेंद्रम में है, और वो कर्नाटक में मैसूर के पास है। इन चारों को विश्वविद्यालय की मान्यता प्राप्त हुई है। ये सब एमए की पढ़ाई करते हैं, शोध का कार्य करते हैं और हिंदी प्रचार का कार्य करते हैं। फिर भी काम नहीं चला तो उन्होंने ये राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा की स्थापना की 1936 में, और इसके माध्यम से बहुत सारे लोगों को समय समय पर वहाँ भेजा। न जाने कितने हिंदी सेवी है जिन्होंने अपना सारा जीवन दे दिया उसी हिंदी प्रचार में। मुझे इन स्थानों पर जाने के बहुत अवसर मिले हैं। इनके सेमिनारों में भी, इनकी बैठकों में भी मैंने देखा कि प्रकट रूप से कोई विरोध नहीं है। ये केवल अखबार वाले मीडिया कर्मी को तो चाहिए ना कोई सगुफा रोज हुल्ला उड़ाने के लिए। इनके भीतर वैसा कोई विवाद नहीं जिसको सही अर्थों में हम राष्ट्रीय विवाद कह सके। कभी कभी 1-2 बार कुछ ऐसे सिरफिरे लोग होते हैं, कहीं तारकोल पोत देते हैं, किसी शब्द को लेकर 2-4 पत्थर फेंक देते हैं। ऐसी घटनाएं तो हमारे दैनिक जीवन में होती रहती है, हर शहर में होती है। कोई न कोई उत्पाद कर डालता है, पर उसको हम राष्ट्रीय आंदोलन या कोई एंटी कैंपेन नहीं मानते। बस उनको ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी के प्रति प्रेरित, प्रभावित करने के लिए कुछ सुधार कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। गांधी जी ने उसकी शुरुआत की थी। पहली बात तो है कि उनको हिंदी की शिक्षा दीजिए। दूसरी बात, हिंदी को सरल बनाइए। अब सरल हिंदी के भी 2 विकल्प हैं। पहले ये कहा गया कि चूंकि सारी भाषाएं मूल रूप से संस्कृत से जुड़ी हुई है, इसलिए अधिकाधिक संस्कृत शब्दावली लीजिए। हमारी जो पारिभाषिक शब्दावली बनाई गई उसमें भी सर्वाधिक संस्कृत के शब्दों को महत्व दिया गया, ये सोचकर कि दक्षिण भारत की भाषाएं भी संस्कृत से जुड़ी हुई, संस्कृत के शब्द कॉमन शब्द है। लेकिन बाद में अनुभव हुआ कि नहीं, तमिल का बहुत कम संबंध संस्कृत से है, तेलुगु का, मलयालम का ज्यादा है, कन्नड़ भी संस्कृत से काफी दूर है। और अब सब बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भाषा जो फिल्मों ने दी है। अब संस्कृत शब्दों से ज्यादा हिंदुस्तानी में ज्यादा समझते हैं, इसलिए अपनी भाषा को सरल बनाइए, माने उसका हिंदुस्तानी रूप अधिकाधिक प्रयोग किया जाए तो ज्यादा ग्राह्य होगा। फिल्मी डायलॉग सुन करके वो बोलने लग जाते हैं, फिल्मी गीत गुनगुनाने लग जाते हैं। तीसरी आवश्यकता ये है, उनके भीतर एक असुरक्षा का भाव है। असुरक्षा इसलिए कि जब तक अंग्रेजी में माध्यम बनी हुई है तो दक्षिण में अंग्रेजी सेकंड मदर टंग है, बहुत अच्छी बोल लेते हैं, लिख लेते हैं। उत्तर भारत का उतना अच्छा नहीं बोल पाता हमारा नवयुवक। परिणाम स्वरूप अधिकाधिक सिविल सर्विसेज दक्षिण भारत को मिलती हैं, उनको ज़्यादा सफलता मिलती है, क्योंकि इंटरव्यू में अंग्रेजी माध्यम से जिस धड़ल्ले से बोलते हैं हमारा युवक नहीं बोल पाता। और अंग्रेजी और जब तक अंग्रेजी बनी हुई है तब तक सिविल सर्विसेज में उनका कोटा तय है। वे 70% होंगे या 30% होंगे, यानी उनकी जीविका अंग्रेजी पर निर्भर है, उनकी पदोन्नतियां अंग्रेजी पर निर्भर है। इसलिए अंग्रेजी को नहीं छोड़ना चाहते, ये कारण, इसलिए वो हिंदी का विरोध करते हैं। ये कारण है। बौद्धिक रूप से हिंदी के छा जाने के बाद उत्तर भारत में छा जाएगा और वे गौण हो जाएंगे। अभी वे आगे माने जाते हैं, आगे दिखते हैं। चौथा एक कारण है, वे एक तर्क देते हैं कि हम आपकी हिंदी सीखेंगे, पर आप भी हमारी भाषा सीखिए। एक पक्षी तो नहीं हो सकता। अच्छा, प्रश्न ये उठता है कि आपकी भाषा में से कौन सी भाषा में सीखूं? तमिल सीख लें, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़,
कौन सी सीखूं, ये विवाद आते हुए आपस में लड़ने लग जाएंगे। हाँ, इतना जरूर है कि दक्षिण की भाषाओं का प्रचार उत्तर भारत में होना चाहिए। उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 1950 में यहाँ एक विधेयक पारित किया कि हमारे जितने राज्य विश्वविद्यालय हैं अब वे हिंदी विभाग नहीं होंगे, हिंदी एवं भारतीय भाषा विभाग होंगे। जैसे अपना हिंदी विभाग या अपना है, गोरखपुर है, काशी विद्यापीठ है, ये सब इसी भाव से बनाए गए थे। पर जिस गंभीरता से हिंदीतर भाषाओं का अध्ययन अध्यापन कराया जाना चाहिए था, नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। इसमें प्रमाद बढ़ता गया, ये भी एक असंतोष का कारण है। मैंने 1988 में एक प्रयोग अपने विभाग में किया, प्रयोजन बोला नहीं, भाषाओं को लेकर के। और वो प्रयोग था तुलनात्मक भारतीय साहित्य। यहाँ पर 6 भाषाओं से संबंधित पाठ्यक्रम मैंने शुरू कराए। एक तमिल, दूसरे मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, पंजाबी, मराठी, गुजराती और बंगाली पहले से चल रही थी। इनमें हमने कहा कि आपको भाषा नहीं सीखनी है, विद्यार्थी हिंदी में लिखा हुआ जो साहित्य है उसके माध्यम से ये परिचय प्राप्त करे कि तमिल में बड़े बड़े लेखक कौन हुए, तेलुगु में, बंगला में, मराठी में, विभिन्न भारतीय भाषाओं में, और ये खोज करे कि हमारे कवियों लेखकों में, उनके कवियों लेखकों में कितना भाव साम्य है। यहाँ राम काव्य लिखा गया है, वहाँ भी लिखा गया है, अलग अलग जगह की अलग अलग, तो अलग अलग वहाँ की कंब रामायण देखिए, रामचरितमानस से तुलना कीजिए। यहाँ कबीर है, वहाँ वेमना है, यहाँ सूरदास है, वहाँ पोतना है, तिरुवल्लुवर है, संत है। तो इनका तुलनात्मक अध्ययन अगर किया जाएगा तो एक विशेष प्रकार की राष्ट्रीय भावात्मक एकता पैदा होगी। इसके लिए हमें किसी वित्त की आवश्यकता नहीं है, सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं, अपनी पाठ्यक्रम समिति से तय किया, अपने कोलीग्स को तैयार किया और पठन पाठन होने लगा। उसी क्रम में एक प्रश्न पत्र शुरू किया एमफिल में, हिंदीतर राज्यों के हिंदी लेखक, हिंदीतर राज्यों के हिंदी लेखक, वहाँ जो हिंदी लेखन हो रहा है, जैसे विश्वेश्वरैया को देख लीजिए, जैसे आप नंदन जी को देख लीजिए, जैसे आप बहुत बड़े हिंदी के सेवी रहे हैं, प्रचारक रहे हैं, नागप्पा जी, ये मलयालम से संबंधित थे। तो इन्होंने सारा जीवन जो हिंदी सेवा में लगाया और साहित्य भी उतर रखा। अब महाराष्ट्र में ही एक शरद सेवड़े जी है, कोई 60 उपन्यास हिंदी के उनके हैं, पर हिंदी साहित्य के इतिहासों में आप उनका नाम नहीं पाएंगे। ऐसे ही न जाने कितने लेखक हैं। शौर्य राजन को ले लीजिए, चंदा मामा और गुड़िया पत्रिका वहाँ जो निकालते थे उसकी संख्या लाखों में थी, पाठकों की संख्या। हैदराबाद में इसे बहुत सारे केंद्र हैं। यही स्थिति आप पाएंगे बंगाल में, असम में, गुजरात में, पंजाब में। अभी आज की बात नहीं, गुरु नानक देव ने आखिर ब्रजभाषा का प्रयोग क्यों किया? काहे नहीं पंजाबी में लिखा? कारण था 12वीं शताब्दी की रचना है। इसका मतलब हिंदी बहुत दिनों से लोगों को प्रिय रही है। गुरु गोविंद सिंह का काव्य, चाहे चंडी चरित्र ले लीजिए, रामावतार, कृष्णावतार लीजिए, सब ब्रजभाषा काव्य। आज से कई सौ वर्ष पूर्व 17वीं शताब्दी में गुजरात में बड़ौदा के पास जो कच्छ का रण कहलाता है ना, भुज क्षेत्र, वहां पर ब्रजभाषा की पाठशाला खोली गई थी। कवियों को ब्रजभाषा सिखाई जाती थी और बाकायदे वो पाठ्यक्रम बना हुआ था। खंड काव्य लिखने की प्रक्रिया क्या है, महाकाव्य लिखने की प्रक्रिया क्या है, और बड़े बड़े कवि उससे निकले। लगभग 250 वर्षों तक पाठशाला चलती रही हिंदी क्षेत्र में। उसी तरह से असम में आप देखिए, शंकर देव, माधव देव, जिन्होंने कन्नली रामायण लिखी है, अंकिया नाट लिखे हैं, वो सारी कृष्ण कथा है, मतलब और ब्रजबोली में लिखी गई है। तो ब्रजबोली उस समय बंगला में प्रचलित थी, असम में प्रचलित थी, थोड़ी थोड़ी उड़ीसा में भी थी। मेरे कहने के तात्पर्य है कि आज नहीं, 10वीं 11वीं शताब्दी से हिंदी पूरे देश में फैली हुई थी, अलग अलग भाषाओं में। अब आप गुजराती के कवि अखो को देख लीजिए, नरसिंह मेहता को देख लीजिए, वैष्णव जनतो तेने कहिए जे पीर पर आई जाने रे, क्या हिंदी नहीं है? मीराबाई हिंदी के भी कवित्री रही हैं, गुजराती के भी रही हैं। विद्यापीठ हिंदी के भी कवि है, बंगाली के भी कवि है।
ये सब मिला जुला रूप था यार। बाद में उसको इन लोगों ने अलग भाषा की दीवारों में खड़ा कर दिया तो मतलब और अब भाषा विवाद पैदा कर दिया। तो आवश्यकता ये है कि उस पुराने मेल जोल को फिर से स्थापित करें। अच्छा, एक बार पाठ्यक्रम शुरू हुआ, उसी बीच जो दक्षिण भारत के 4 विद्वान किसी कार्य से हिंदी संस्थान में आए थे। हाँ, सोदानंद जी थे, राजेश्वरैया जी थे, विश्वेश्वरैया जी थे, और संयोग से हमारे विभाग में चले आए। इस पाठ्यक्रम को देखा, भाव विभोर हो गए। दक्षिण भारत में जाकर कहा कि अरे जीवित लोगों को, हम लोगों को वहाँ पढ़ाया जा रहा है। ये वहाँ होना जब चाहिए। गया तो पता चला कई लोगों ने केवल इसी भाव से मेरा अभिनंदन किया हाँ। कि आपने वहाँ हम सबको जीवित कर दिया है। अगर इस भाव का विस्तार पूरे देश में हो जाए, हाँ, वहाँ क्षेत्रीयता ना आने पावे, क्षेत्रीय तनाव। हिंदी पूरे देश की है, ये मैसेज जाए, हम्म, तो हिंदी के प्रति व्यक्त होने वाला ये द्रोह, हाँ, ये घृणा भाव हाँ, समाप्त हो जाए। अच्छा, कहीं न कहीं इसके पीछे जीविका जुड़ी हुई है हाँ, और अपना अपना अहंकार जुड़ा हुआ। दरअसल आप देखें, तमिल संस्कृत के बाद देश की सबसे पुरानी भाषा है, हम्म, जो ईसा के भी 6000 वर्ष पहले से प्रचलित थी। हम्म, उसी तरह से बंगला नोबेल प्राइज उसी को मिला था। आधुनिक भाषाओं में पहले वो सर्वश्रेष्ठ मानती, हिंदी के आगे दबना नहीं चाहती। मराठी अपनी नाट्य संपदा के कारण बहुत चर्चित है, ऐसे ही इसी तेलुगु की है और कई भाषाओं की। अलग अलग भाषाओं। हिंदी इसलिए नहीं ग्राह्य हुई कि वो सर्वश्रेष्ठ भाषा साहित्य है, इसलिए कि वो बहुसंख्यक भाषा, भारत के लगभग 1 अरब लोग हाँ। हिंदी समझते हैं, हाँ। बोलते हैं, इसलिए सबको ग्राह्य हुई। तो हमको इन भाषाओं को गले लगाना चाहिए, लोग का ख्याल रखना पड़ेगा, इनको सम्मान देना चाहिए, और इसलिए बहुत जरूरी है कि ज़्यादा ज़्यादा शोध कार्य, हाँ, तुलनात्मक शोध कार्य कराया जाए। जिस किसी की कृति को या जिस किसी व्यक्ति को आप अपनी विश्वविद्यालय में शोध का विषय बना लेंगे, वो उसकी पीढ़ियां कृतज्ञ हो जाएंगी आपकी, और हिंदी की स्वीकार्यता बढ़ जाएगी। इस बात को हम नहीं समझ पाते, हम अपनी अपनी में लगे हुए कि हमारे ऊपर शोध कार्य हो जाए, हमारी वंश परंपरा की, जाति परंपरा की अमुक है, इनके ऊपर हो जाए। तो कुल मिलाकर उत्तर भारत के लेखकों को ही हमने अपना विषय बना रखा है, जो नए नए लेखक हैं। आवश्यकता ये है कि इसका राष्ट्रव्यापी विनिमय चलाया जाए, विनिमय सबसे जरूरी है, उनसे लें, उनको दें। अब आज तो इतने सारे संसाधन टेक्नोलॉजी ने हमें दे दिए हैं, ये कहीं कोई बाधा नहीं। पहले कहते थे पुस्तक नहीं मिलती है, व्यक्ति नहीं मिलता है, अब जरा से एक उंगली दबाइए और सूचनाओं का भंडार, बाकी वहाँ जाकर के आप सब कर सकते हैं। अभी शिक्षा नीति में भी एक बात पर जोर दिया गया है, और वो ये है कि सारी भाषाओं का मिला जुला अध्ययन कराया जाए। हाँ। आज जो शिकायत कर रहे हैं ना, अभी नेताजी का वक्तव्य मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने परिभाषा दी कि देश हो जिसकी एक भाषा हो, तो सचमुच एक भाषा बनाई जानी चाहिए। उस एक भाषा का मतलब नहीं कि और भाषाओं को गाड़ दिया जाए, वे भी होंगी, माध्यम के रूप में एक भाषा होगी जो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करेगी, और बाकी सहायक भाषाओं के रूप में। ये बहुभाषी देश है, इन सबका विकास होना चाहिए, और हिंदी स्वयं ही कोई एक भाषा नहीं है, हिंदी तो कई भाषाओं का समूह, ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस। हिंदी है ब्रज, हिंदी है अवधी, हिंदी है भोजपुरी, हिंदी है बुंदेली, हिंदी है मैथिली, हिंदी है राजस्थानी, हिंदी है पहाड़ी बोलियां। 21 बड़ी भाषाएं हैं जिनमें साहित्य लिखा गया, सब मिलाकर के हिंदी बनती। हिंदी केवल खड़ी बोली नहीं है, ये तो 200 वर्षों की भाषा है, और हम 1500 वर्ष की भाषा की बात कर रहे हैं। अगर वो इस तरह का व्यतिक्रम पैदा कर देंगे तो सूर और तुलसी और कबीर हिंदी कभी नहीं होंगे, तो ब्रजभाषा के हो जाएंगे, अवधी के हो जाएंगे। तो इसीलिए आवश्यकता है इसको बृहत्तर परिवेश में भाषाओं का समावेश, थोड़ी सहिष्णुता लानी होगी। अच्छा, हिंदी वालों को थोड़ी उदारता दिखानी होगी। जैसे दक्षिण भारत में जो हिंदी लेखन कर रहे हैं, उनमें बड़े बड़े कवि हैं, समीक्षक है, कथाकार है, लेकिन आप पाएंगे तमाम इतिहास ग्रंथों में उनका कहीं उल्लेख नहीं। अपवाद रूप में ये जोखिम उठाते हुए पहली बार मैंने हिंदी साहित्य इतिहास की भूमिका 4 खंडों में जो पुस्तक लिखी, उसमें एक एक दक्षिण भारतीय को, दक्षिणी नहीं हिंदी भाषी को
चाहे बंगाल का हो, चाहे उड़ीसा का हो, चाहे पंजाब को, ढूंढ ढूंढ करके उनको स्थान दिया है। ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यहाँ आप देखेंगे कि समीक्षा लिखते हुए अगर उनका प्रिय व्यक्ति है तो अपने इतिहास ग्रंथ में 4 पन्नों की समीक्षा लिख डालें। अरे 4 लाइन में लिखिए, उसका परिचय दे दीजिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का समावेश कीजिए। जिनका इतिहास में समावेश होगा उन पे काम किया जाएगा। उन पर आगे काम किया जाएगा। तो आवश्यकता संतुलन बनाने की है, हाँ। एक खास तरह की उदारता दिखाने की है, हाँ। सबको अपनाने की है, हाँ। तब आपकी स्वीकृति बढ़ेगी। मैं एक घटना नहीं भूल पाता। हाँ। दक्षिण भारत में ही किसी सेमिनार में था, शायद वो चेन्नई की ही बात है, तो हिंदी की महत्ता पर बोल रहा था, उसकी उपयोगिता पर। थोड़ी देर तक तो लोग कुनमुनाते रहे। उसके बाद एक वृद्ध व्यक्ति कुछ उत्साह में आकर के उठ खड़ा हो, उसने कहा आप ठीक कह रहे हैं, हमसे गलती हुई है। अब जब रामायण के संवाद आते हैं तो हमें अपने पोते को बुलाने पड़ता है और वो हमें अर्थ बताता है, और तब हमें रोना आता है कि काश इसको हम रूबरू समझे होते तो इस संवाद का पूरा आनंद हमें मिलता। मैंने उनको यही कहा था कि आप नहीं, आपकी पीढ़ियां तमाम अधिकारों से वंचित हो जाएंगी, सुविधाओं से वंचित हो जाएंगी अगर किसी राष्ट्रभाषा से नहीं जुड़ेगी। तो कहा कि आई ओपनर है आपका यह कथन, सचमुच जो गलती हुई है, अब हम प्रयास करेंगे कि हमारी पीढ़ियां आगे इस दिशा में बढ़े। तो आवश्यकता है उनको पुरस्कार दीजिए, उन्हें सम्मान दीजिए, उन पर शोध कराइए, उन्हें पाठ्यक्रम में स्थान दीजिए, उन्हें इतिहास ग्रंथों में स्थान दीजिए, वहाँ बीच बीच में घूमने जाइए, उनसे मिलिए, उनको अपने यहाँ बुलाइए। इस तरह से पारस्परिक सामंजस्य बढ़ेगा और भाषा विवाद खत्म हो जाएगा। सर, आपने कहा कि हिंदी जो है उसमें सरलीकरण हो, सहिष्णुता हो। आजकल सहिष्णुता के नाम पे हिंदी में जितने शब्द हिंदी के हैं उतने शब्द अन्य भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी के भी आते हैं। आपने कहा डायलॉग, फिल्म की बात कही, तो डायलॉग्स जो आजकल के होते हैं संवाद, उसमें भी हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग भरपूर मात्रा में होता है। स्क्रिप्ट की बात करें या जो उन्हें दिया जाता है, पटकथा जो दी जाती है, उसमें भी वो हिंदी में ना लिखकर, मतलब देवनागरी में ना लिखकर अंग्रेजी में रोमन में लिखते हैं। तो क्या ये चीज उचित है नहीं, उचित तो नहीं है, लेकिन उचित अनुचित तो कहने के पूर्व हमें यह विचार करना होगा कि इसका कारण क्या है और ये भी कि इसका निवारण क्या है। दरअसल अंग्रेजी ने लगभग 200-250 वर्षों तक हमारे ऊपर राज किया। जो शासक वर्ग की भाषा होती है वो महनीय हो जाती है। किसी जमाने में जब आर्य संस्कृत थी तो संस्कृत महनीय थी, संस्कृतज्ञ होना गौरव की बात थी। फिर जब इस्लामी शासन आया तो फारसी ना होना गौरव की बात हो गई। उसी तरह से जब अंग्रेजी शासन आया तो अंग्रेजी ना होना स्टेटस सिंबल हो गया, एक तरह से सामाजिक प्रतिष्ठा का। हमारा हर आम और खास उस मानसिकता से प्रभावित है। दिमाग में भर गई है बात कि धड़ल्ले से अंग्रेजी बोल देंगे तो हमारा असर दूसरा होगा, हिंदी बोलने पर असर नहीं होगा, क्योंकि तो घर की मुर्गी है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि आज गरीब से गरीब तबके वाला आदमी भी अपने बच्चे को कॉन्वेंट में पढ़ाना चाहता है। इसीलिए हर लेखक चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजी शब्द झोंके ताकि वो लेटेस्ट मालूम पड़े, आधुनिक ज्ञान विज्ञान में पारंगत। ये हीनता बोध है उसका, लेकिन वो प्रगल्भ है, वोकल है इसमें। इसीलिए दैनिक जीवन में हम सब भी जो बोल रहे हैं उसमें 40-50% शब्द अंग्रेजी के जरूर आ जाते हैं, भले ही उसके विकल्प रूप में हिंदी शब्द है हमारे पास। अब आप गांव में क्या, शहरों में तो खास तौर से देखेंगी, कॉन्वेंट एजुकेटेड जो माताएं हैं वे नई पीढ़ी को क्या सिखाती, बेटे हैंड्स फ्रेश कर लो, हैंड वॉश करो, 2 बाइट ले लो, खिचड़ी सिखा। अब ऐसा तो नहीं है कि हाथ धोने का शब्द हमारे पास नहीं था, धुल लो हाथ, लेकिन हैंड वॉश किया जाता है।
हाँ, धोया नहीं जाता। उसी तरह से फिनिश करो, खत्म नहीं किया जाता। खत्म। हम वॉक करके जाएंगे, आपको इस मोबाइल ने क्या सिखाया, इसको सेंड कर दो, इसको डिलीट कर दो, तमाम सारे शब्द पारिभाषिक बन करके इसमें आ गए, और ये हर एक के गले लगे हुए। तो चूंकि दैनिक जीवन में बहुत परोसी जाने लगी है अंग्रेजी, और फिल्म वालों का यह तकाजा है या दावा है कि हम जनता की भाषा बोलेंगे। जनता जो बोलती है, जो सुनने की आदी है, वो ये बोलेंगे। हमारा हिंदीकरण से क्या लेना देना, हम तो मास लैंग्वेज बोल रहे हैं। तो मास लैंग्वेज के रूप में आप पाएंगे कि उपन्यासों में पहले बीच बीच में सकुचाते हुए लिखते थे जहाँ सही शब्द नहीं मिलता था। कभी कभी मजबूरी हो जाती, क्योंकि जो नवाचार आया है वो अंग्रेजी के माध्यम से आया है, उसका शब्द अंग्रेजी में ही है, आपके पास नहीं है। अब जैसे कहा जाए कि चलो फ्रेश हो लो, तो फ्रेश होने का हिंदी में आप क्या कहेंगे? ताज़ा करो ताज़ा। क्या मतलब होगा उसका? फ्रेश होने का मतलब है हाथ मुंह धो, नहाओ, टॉयलेट जाना हो तो निपटो, और सब तरह से तैयार हो जाओ। उतना तरोताज़ा हो जाने वाले शब्द से अर्थ नहीं निकलता। ये नवाचार अंग्रेजी के माध्यम से आया। जैसे वो कह लिए कि चेंज कर लें, आप कहें बदल लें, क्या बदल लें? उसमें कपड़े भी है, जूते भी है, पहनावा भी है, सब कुछ है। जैसे आप कहते हैं कि रिलैक्स करिए, उसको हिंदी में क्या कहेंगे? शांत महसूस करिए। शांत अलग चीज है। तो एक खास तरह के शब्द जो नवाचार से जुड़ा हुआ, जो पश्चिमी सभ्यता से आया हुआ है, अब उसको धीरे धीरे हिंदी का अपनाना पड़ेगा। लेकिन कहाँ तक ग्रह है? हाँ, बस मात्रा देखनी। कभी भी अपने दरवाजे, अपनी खिड़की बंद करके न रखिए। हमारी एक प्रवृत्ति है, हिंदी भाषा इस मामले में बड़ी उदार है। वो दो तरह से शब्दों को लेती है। एक तो लेती है उसका हिंदीकरण करके, जैसे अंग्रेजी का शब्द था प्लाटून, आपने बताया पल्टन। जैसे उनका शब्द था रिक्रूटमेंट, आपने कहा रंगरूट, बना लिया। ऐसे हजारों शब्द हिंदी में आए, फारसी से भी आए हैं, अरबी से भी आए, अलग अलग भाषाओं से, अलग अलग, जिनको तद्भव कहते हैं, वे शब्द बन गए। दूसरे जहाँ पर ये नवाचार वाली बात आती है, उसको हम अपना करके अपने भीतर रख लेते। हम रजिस्ट्री को रजिस्ट्री ही कहेंगे, पंजीयन नहीं चल पाया। बनाया जरूर, लेकिन नहीं चल पाया। तो रजिस्ट्री को अगर हिंदी शब्द मान ले तो कोई दिक्कत नहीं। गांव वाला भी कहता है कि रजिस्ट्री हुई गई, है ना। तो इस रूप में इन शब्दों को अपनाइए, हिंदी की शब्द संपदा बढ़ाइए, इसमें कोई बाधा नहीं। लेकिन अंग्रेजी इतना आने पावे, अनुपात से अधिक शब्द ना आने पावे कि एक वो दिन आए जब हिंदी तो रह जाए 30% और 70% हो जाए अंग्रेजी शब्द। खाली क्रियापद हिंदी का है और बाकी शब्द झोंक रहे हैं, वो गलत प्रवृत्ति है। पर उस प्रवृत्ति से छुटकारा तभी मिलेगा जब उस मानसिकता से मुक्ति होगी। और मानसिकता से मुक्ति तब होगी जब हिंदी के साथ में ग्लैमर जुड़ेगा। ग्लैमर माने वो दयनीय वर्ग की भाषा नहीं है। अभी तक माना जाता रहा है कि बेचारी हिंदी या गरीब तबके की भाषा है। जो अभिजात वर्ग का है, इलीट है, तो वो अंग्रेजी बोलता है, वो कॉन्वेंटेड है। जिस दिन ये स्तर बन जाएगा कि हमारी प्राइमरी कक्षाओं में भी उच्च वर्ग के लोग अपने बच्चे भेजेंगे, पढ़ेगा, कॉन्वेंट एजुकेशन खत्म हो जाएगी या उपेक्षित हो जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बड़ा जोर दिया जा रहा है कि प्रारंभिक शिक्षा अब उच्च स्तरीय हो, पठन पाठन की पद्धति, स्कूल, रख रखाव, फर्नीचर, अध्यापक, ये सब ऐसे हों जैसे केंद्रीय विद्यालयों में है बहुत कुछ। उसी तरह से हमारे विद्यालय हो जाएंगे तो हमारी नई पीढ़ी वहीं से शुरू करेगी, और तब उस हिंदी को पढ़कर निकलने पर उसको ग्लानि नहीं होगी, हिंसा बोध नहीं होगा, क्या है हम तो हिंदी वाले हैं, अंग्रेजी वालों के सामने कहाँ ठहर पाएंगे। लेकिन स्थिति बेहतर हो रही है। स्थिति हो रही है। बेहतर होने के दो कारण, दो स्तर है। पहली बात तो उसको राजकीय मान्यता प्राप्त हो, राष्ट्रभाषा राजभाषा बनने से राजकीय मान्यता प्राप्त होती। दूसरे उसमें जीविका के संसाधन हो। जीविका सबसे अहम आज अर्थ ही प्रधान है, इसीलिए प्रयोजन मूलक हिंदी की कल्पना मुझे करनी पड़ी।
हिंदी का स्तर कैसे उठा सकते हैं हाँ, अगर उसमें जॉब अपॉर्चुनिटी होगी, हाँ, रोजगार की स्थितियाँ, हाँ, और उसे पढ़ करके अच्छे अच्छे पैकेज मिलने लग जाएंगे, हाँ, प्लेसमेंट होगा। तो प्लेसमेंट के माध्यम से हिंदी वाला उच्च स्तर पर पहुंच बिल्कुल। जाए और उसकी भाषा उच्च स्तरीय हो जाएगी, तब उसको अपनी भाषा लिखने में पढ़ने में कोई ग्लानि या कोई हिंसा बोध नहीं होगा। जी। ये विश्व स्पर्धा का प्रश्न है। हाँ, विश्व भर में यही स्थिति है। बहुत सारे देश हैं जिनको अपनी भाषा पर बड़ा गर्व है, हुँ, वे अंग्रेजी से घृणा करते हैं। हुँ, आज कनाडा आप जाएं तो वहाँ आपको रेस्टोरेंट दो तरह के दिखेंगे, उसमें लिखा होगा इंग्लिश मीडियम, फ्रेंच मीडियम। विश्वविद्यालय भी इसी स्तर पर बने हुए हैं। ये इंग्लिश मीडियम विश्वविद्यालय है, ये फ्रेंच मीडियम विश्वविद्यालय है। हुँ, वे अपने को अंग्रेजी से कम कर उनसे हीनतर नहीं स्वीकार करते, जिसकी जहाँ इच्छा हो। ऐसे जो साम्यवादी देश हैं, रूस है, पोलैंड है, चीन है, इनमें जाकर अंग्रेजी बोल दें तो देखने वाला आपको आंखें तरीर कर देखेगा। ये बोर्जोआ वर्ग की भाषा बोल रहे हैं आप, क्या है कि? पूंजीवादी देशों, बोर्जोआ वर्ग की, अच्छा, अच्छा। प्रतिक्रियावादी हैं आप। हाँ, तो अंग्रेजी से घृणा करने वाले भी उतने हैं, अंग्रेजी को गले लगाए रखने वाले भी उतने ही हैं। अब एक समय था 3/4 देशों में अंग्रेजों का शासन था। हुँ, कॉमनवेल्थ नेशंस आज भी उसके मानसिक गुलाम हैं। हुँ, हुँ, हम सब उसी मानसिक दास्ता से प्रेरित हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे वर्तमान शासन चल रहा है, हुँ, इसी प्रकार की प्रक्रिया चलती रहे हुँ, तो राष्ट्रीय स्वाभिमान जागृत होगा। हुँ, और जिस दिन राष्ट्रीय स्वाभिमान जागृत हो जाएगा उस दिन आप इसको ठोकर मार देंगे। बिल्कुल। लेकिन ऐसे ठोकर मारना हानिकारक है। हुँ, पहले अपने को अंग्रेजी के समकक्ष बनाइए। हुँ, अंग्रेजी टेक्नोलॉजी की भाषा है, अंग्रेजी ज्ञान विज्ञान की भाषा है, हुँ, अंग्रेजी लाइब्रेरी लैंग्वेज है। हुँ, किसी का भी काम अंग्रेजी पुस्तक पढ़े बिना नहीं चल सकता है। हुँ, कला संकाय और समाज संकाय को छोड़ दीजिए, हुँ, बाकी जो और दूसरे ज्ञान विज्ञान के विषय हुँ, आवश्यकता है, हिंदी में भी ज्ञान विज्ञान लाइए। हुँ, तुमने सुना होगा, कई बार मेरे मुंह से निकल गया है ये वाक्य हुँ, कि कविता कहानी 20 साल न लिखेंगे तो हिंदी का नुकसान नहीं होगा। हुँ, पर 20 साल अगर ज्ञान विज्ञान का साहित्य हिंदी में न लिखा गया हिंदी बहुत नुकसान तो केवल ये बोलचाल की भाषा बन करके रह जाएगी। इस तरह टेक्नोलॉजी ऊपर हावी होती चली जा रही है। आज के विद्यार्थी सबसे पहले भागता है टेक्नोलॉजी की तरफ, हुँ, मेडिकल, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट कोर्सेज बचा हुआ जो है। और अपवाद भी अगर किसी के भीतर सुरुचि जागृत हो गई है, एक खास तरह का लिटरेरी टेस्ट है, हुँ, तो वो भले ही आ जाए। हुँ, बाकी आप देख रहे हैं जो उपेक्षा हो रही है इन विषयों की, कारण है बाजार। हमें उस बाजार से लड़ना है। और उस बाजार मैंने से 1977 में इसकी शुरुआत यहाँ की और 87 में प्रयोजनमूलक पाठ करवाया। हुँ, पुराने हमारे गुरुजनों तक ने इसका बड़ा विरोध किया कि क्या कर रहे हो, हुँ, ये विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाने वाला विषय है, हुँ, हम बाबू बनाएंगे, हुँ, हम तो मातर जीवन व्यक्तित्व के आदमी हैं। हुँ, अच्छा, हमने कहा आपके पास साधन है इसलिए आप अपने बच्चों को बंगलोर भेज सकते हैं पढ़ाने के लिए। जिनके पास नहीं है हाँ, उनकी जीविका कहाँ से चलेगी। हाँ, बाद में उन्हीं को पछताते हुए मैंने सुना, उन कहने वालों में डॉक्टर नगेंद्र थे, डॉक्टर नामवर सिंह थे, हाँ, कि तुम ठीक कह रहे थे, समय बदल गया है। लेकिन जिस उत्साह के साथ इस क्षेत्र में काम किया जाना चाहिए था, हुँ, नहीं हो पाया। स्वयं हमारे विभाग में ये विषय समाप्त हो गया षड्यंत्र के तौर पर, इसलिए कि अमुक ने किया है, षड्यंत्र मतलब मैंने अमुक ने किया है इसलिए न चलने अच्छा, पाओ। ये विभाग में आप चलता है छोटी क्या? रेखा के मुकाबले बड़ी रेखा नहीं खींच सकते, उस रेखा को मिटा सकते। नहीं, ये यहाँ चलता पर था कल्पना हुई थी, पूरा अनुदान आया था हुँ, अनुवाद में एमए पाठ्यक्रम शुरू करने के विश्वविद्यालय में। विश्वविद्यालय। हाँ, 8 साल मैंने चलाया हाँ, और अनमोल वो दिन थे जब कैंपस इंटरव्यूज हुए हैं हिंदी मतलब विभाग में। प्रयोजनमूलक के अंतर्गत। अनुवाद का स्वतंत्र एमए पाठ्यक्रम, अच्छा, 2 वर्षीय उपाधि पाठ्यक्रम, हाँ, जैसे हिंदी साहित्य का 2 वर्षीय हाँ, पाठ्यक्रम, वैसे अनुवाद का पाठ्यक्रम। अच्छा, इसमें अंग्रेजी के विद्यार्थी आके लाइन में खड़ा हुआ कि सर हमें एडमिशन दे दीजिए, अच्छा, क्योंकि उसमें जॉब गारंटी थी। हाँ, कैंपस इंटरव्यू हुआ और बैंकों ने एडवांस बुकिंग की कि इस बैच के जितने कब की बात है विद्यार्थी सर ये? निकले, ये 87 से 92 के बीच में 87 से 92 के बीच में। हाँ, पहली बार पूरे देश में अनुवाद का एमए पाठ्यक्रम, अच्छा, पहली बार प्रयोजनमूलक पाठ्यक्रम। हाँ, बीए में तो चला हुँ, लेकिन एमए में नहीं बढ़ने पाया। कारण?
पारस्परिक राजनीति, वही द्वेष, वही एक दिल्ली वाला वर्ग यहाँ कूद पड़ा अच्छा जिनका इन सबसे कोई लेना देना नहीं सर, है। ये विश्वविद्यालय के विभाग में जैसे आप कह रहे हैं पारस्परिक द्वेष, षड्यंत्र, ये मतलब शैक्षिक संस्थानों में बौद्धिक देखो, बुद्धिजीवी लोग भी मतलब आपस में चाहे रह के- नेता हो, चाहे धर्मात्मा हो, हाँ, चाहे साहित्यकार हो, हाँ, चाहे किसान हो, हाँ, ईर्ष्या द्वेष से कोई नहीं बचा है। ये किताबी बातें अलग हैं जो मंच से हम बोलते हैं। व्यवहारिक जीवन में ईर्ष्या, द्वेष, महत्वाकांक्षा, लालसा और ये विभिन्न प्रकार की कुप्रवृत्तियां हैं। ये किताब पढ़ने से नहीं दूर होती। उपाधि बड़ी बड़ी ले लेते हैं लेकिन उनमें भी बहुत छोटे किस्म के लोग होते हैं। तो इस परस्पर वैमत्य के कारण ये पाठ्यक्रम जिनको चलाने की आवश्यकता थी, न जाने कितने विद्यार्थियों को इससे रोजगार मिल गया होता। आरंभ में जब ये प्रयोजन मूलक पाठ्यक्रम मैंने चलाया, आज वे विद्यार्थी बहुत तो रिटायर हो गए, लेकिन बैंकों में एडिशनल जनरल मैनेजर तक हमारा विद्यार्थी पहुंचा है। उनकी पूरी नामावली हमारे पास विभाग में भी रखी हुई है। डीजे लेवल तक, अरे वाह, जो हिंदी से मैं करके गया प्रयोजन मूलक वाला। तो समय की मांग के अनुसार आज रोजगार सबसे बड़ी समस्या है नई पीढ़ी की, नौजवान की। पूरे समाज की प्रायोरिटीज बदल गई। सबसे पहले नौकरी, बाद में कुछ और नौकरी की सबसे बड़ी गारंटी ये रोजगार परक पाठ्यक्रम देते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार परक पाठ्यक्रम चलाओ। लोगों ने सोच रखा था कि हिंदी में क्या चलेंगे, हमने 12 पाठ्यक्रम चलाए। कल देखिए सब रोजगार ही रोजगार। अच्छा सर, मीडिया लेखन का पाठ्यक्रम, इसमें रोजगार मिलेगा। ये हिंदी को भी बढ़ावा देते हैं। हाँ, पत्रकारिता, जनसंचार के पाठ्यक्रम, संभाषण कला के पाठ्यक्रम, रंगमंच के पाठ्यक्रम, क्रिएटिव राइटिंग का पाठ्यक्रम, राजभाषा का ये पाठ्यक्रम, ये विश्वविद्यालय सब में यहाँ चले, सब चले विश्वविद्यालय सब में? चले। और न किसी से अनुदान लिया, न कोई कर्जा छोड़ कर आया, बल्कि रिटायरमेंट के बाद 22 लाख रुपया फिक्स डिपॉजिट में जमा करके आया था, जो मैंने अर्जित किया था इन पाठ्यक्रमों से। अरे वाह, पत्रकारिता का जो विभाग बना, हाँ, वो खाली शुल्क से तैयार करा है, नो गवर्नमेंट ग्रांट, हाँ, विश्वविद्यालय की भी कोई सहायता नहीं, खाली अपने शुल्क से। उसमें अध्यापकों का खर्चा निकलता था, एक सेमिनार होता था, परीक्षा का खर्चा निकलता था, एक पत्रिका छपती थी और वेतन देते थे जो हमारे कर्मचारी। उसके बावजूद जब रिटायरमेंट हुआ है तो 70 लाख की एफडी हमने दी थी विश्वविद्यालय को। और रोजगार कितने लोगों को मिला, इसकी गणना कभी पत्रकारिता विभाग में जाके देखिएगा, वहाँ रखी हुई है। उसी समय नए चैनल्स खुले हुए थे, सब विद्यार्थी हमारे भर गए उसके भीतर। क्या बात है, वाह। आज कहीं किसी शहर में जाते हैं, उनको सूचना मिल जाती है कि दीक्षित जी आए हुए, तो हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं अरे वाह, कि मैं अमुक बैच का विद्यार्थी रहा हूँ। मतलब ये कि रोजगार हम पैदा कर सकते हैं इसी भाषा और साहित्य के माध्यम से। दो चीजें चाहिए, एक तो विजन चाहिए, दूसरे इंटेंशन चाहिए, नीयत। अब सब बहुत बड़ा बड़ा वेतन ले रहे हैं, सुख से आराम से बैठे हुए हैं। उनकी समस्या ये है कि पैसा ज्यादा आ गया है, इसको कहाँ के शेयर में लगावे, कौन सा प्लाट खरीदे, कौन सा मकान बेचे। बाकी किसका क्या हो रहा है उनकी भला से। मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कोई समर्पण भाव नहीं है। बिल्कुल, शिक्षक का मतलब ही समर्पित होना है। नौकरी कर रहे हैं, और नौकरी वर्क टू रूल जैसे होता है, वो तो किसी तरह से कानूनी बांध के बैठाया गया है, अंगूठा लगाओ और हाजिरी लगाओ। इससे एक प्रश्न आया है कि लखनऊ का विश्वविद्यालय का हिंदी विभाग जो है, अलग अलग विभागों के अलग अलग सभागार हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग का शायद उमा कृष्ण हरिकृष्ण अवस्थी सभागार था या है? ये तो बहुत बाद में बना। बाद में बना। मतलब इसका कोई अपना सभागार क्यों नहीं? हिंदी इतनी बड़ी भाषा के तौर पर आ रही है, हिंदी उत्तर प्रदेश की मतलब सबसे ज्यादा अहम यहाँ पे है, उसके बावजूद ऐसा कुछ क्या प्रयास किए गए कुछ कभी? देखिए, जो हमारा जो 19 नंबर कमरा है, जो स्मार्ट रूम बना दिया गया, ये 60 लोगों के बैठने का सभागार था। उसी तरह से इसमें प्रयोगशाला बनी हुई थी। पहली भाषा प्रयोगशाला हमारे विभाग में बनी। उसमें ध्वन्यांकन के जितने यही उपकरण हैं, ये 20 कैमरे ला करके हमने विद्यार्थियों को दिए थे। कैमरे? हाँ, वीडियो कैमरे। टाइपराइटर
टाइपराइटर इलेक्ट्रॉनिक के, उसके पहले कंप्यूटर भी अच्छा। इस विभाग में आए। हाँ। ऐसे जितने लाइट इक्विपमेंट्स हैं, हाँ। रोशनी देने वाले, हाँ। स्पॉट लाइट से लेकर फ्लड लाइट तक, ये सब रखे थे। धुन के सारे उपकरण रखे थे, हाँ। काफ़ी सामान। हम्म। हमारे विज्ञान के अध्यापक बंधु आते थे तो कहते थे, भाई इतनी बड़ी प्रयोगशाला तो हमारे साइंस विभाग में नहीं है। हम्म। तो उस समय किसी सभागार की प्रतीक्षा न करके 2 कमरों का सहारा हम लोगों ने लिया। एक 13 नंबर जो बड़ा हॉल है, हाँ, हाँ, उसमें जब कभी बड़ा सेमिनार करना होता था हाँ। वो तैयार मिलता था, हिंदी के पास ही था। हाँ। और दूसरे 19 नंबर, हाँ। जिसको प्रयोगशाला के रूप में बना रखा था, हर समय सजाया रखा। और तीसरा जो हमारी साहित्य वाटिका है ना, सामने मैदान, अच्छा, प्रेमचंद वाटिका। हाँ, हाँ। रंगमंच के कार्यक्रम इसी में होते थे। रंगमंच होता था विभाग जी, में? जब एक ओपन एयर थिएटर बनाया था और एक सृजन कुटीर बनी हुई थी जिसमें क्रिएटिव राइटिंग पढ़ाई जाती थी। ये सब बिगाड़ दिए लोगों ने। और सर, वर्तमान की स्थिति तो ये है कि कक्षाओं में जो कुर्सी सीट्स पड़ी अरे हैं, 2 कमरे वो उसके टूटी हैं। भीतर बने हुए थे, वो कमरे गिरा दिए गए। जहाँ विभाग से बाहर निकलो हाँ, हाँ। तो अगल बगल सीढ़ी के दोनों तरफ 2 कमरे, एक मीडिया कक्ष था और एक राजभाषा कक्ष था, वही बना हुआ था। आगे जो मैदान की दूसरी तरफ भवन बनाया जाता है, भवन मिलता है, एक कमरा है ना, उसके आगे ये कमरा था। ये अपनी लागत से हमने 18,000 में बनवाया था, जिससे विद्यार्थियों को बैठने की दिक्कत न हो, कमरों की कमी न होने पावे। हिंदी विभाग का प्रकाशन भी बंद पड़ा है। आपके प्रकाश समय चलता था? हाँ, प्रकाशन में है तो बहुत पुराना ये। हाँ। 1947 में शुरू हुआ था। हाँ। हम लोगों ने इसमें 18 नई पुस्तकें छापी अलग अच्छा, से। हिंदी लखनऊ के विश्वविद्यालय के हाँ, हिंदी विभाग से? विश्वविद्यालय हिंदी प्रकाशन से ही। हाँ। शोध प्रबंध छापे, हाँ। स्ववित्त पोषित व्यवस्था के अंतर्गत हो। हाँ। और पुरानी जो पुस्तकें उनके फर्मे टूटे फूटे पड़े थे, हाँ। उन सब की बाइंडिंग करा करके उनको बेचना शुरू किया तो प्रतिवर्ष 2.5 3 लाख की किताबें बिकने लगी। उससे फिर उस अगले समय में? हाँ, अगले फिर और प्रकाशन शुरू हुए। उसी से ज्ञान शिखा पत्रिका निकाली, हाँ। तिमाही पत्रिका, 30 अंक विशेषांक हाँ। उसके निकाले। हाँ। और उन विषयों पर निकाले जिन पर किताबें नहीं थी। शुरुआत की लखनऊ के साहित्यकारों से, एक विशेषांक भगवती चरण वर्मा पर, एक नागर जी पर, एक यशपाल पर, एक श्री नारायण चतुर्वेदी पर, फिर प्रयोजन मूलक हिंदी पर, विश्व हिंदी पर, लोक भाषा पर, राजभाषा पर। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अपने ही संसाधनों से आप ये सारे काम कर सकते हैं। किसी के मुखापेक्षी न बनिए कि हमको अनुदान मिले। अनुदान मिलता है तब तो आदमी बेईमानी करने लग जाए। आपस में संघर्ष शुरू हो जाता है कि पैसा बहुत आया, खा गया होगा। जब अनुदान की बिना करके देखा हो तो आनंद आता है। कोई पूछने नहीं आता कि कहाँ से लिया है हमने। अच्छा सर, वर्तमान में अगर देखें तो विभाग की जो कक्षाएं हैं, कक्ष भी अपने नहीं, पॉलिटिकल साइंस या हिंदी विभाग के वो साझे में है, मिश्रित चलते हैं। और उसमें सीट्स जो पड़ी हैं, जो बेंच पड़े हैं, मेज पड़े हैं, वो भी टूटी हुई है। तो हाँ, ये दुर्भाग्य मुझे लग रहा का विषय है। जो बातें आपने बताई कि पहले रंगमंच होता था और ये क्या क्रिएटिव राइटिंग कुछ बताया आपने, ये और कई सारे विषय थे, वर्तमान में सब बंद करके सर ये क्या एक बार स्थिति और बेहतर होनी चाहिए थी तो थोड़ा कम हो गई है? एक दिन की घटना हम आपको बताएं। हाँ। तब फिक्स फर्नीचर नहीं था, बेंचें थी और उसके आगे डेस्क लगी रहती थी और ग्रिल नहीं लगी थी बरामदों में। एक बहुत बड़ा माफिया ग्रुप उत्तर प्रदेश, यहाँ लखनऊ का छात्र संघ भी विश्वविद्यालय पर हावी था। ये डालीगंज वाले, ये लोग रात में ट्रक लेकर जाते थे और डेस्कें और बड़ी बड़ी बेंचें खुलेआम लाद के उठा ले जाते विश्वविद्यालय। और विश्वविद्यालय की चौकीदारी या तो मिली भगत थी या जो भी कारण रहा हो। हाँ, एक दिन कक्षा में पढ़ाते हुए मुझे लगा कि केवल 10-12 विद्यार्थियों को बैठने की जगह रह गई है अपनी मेज कुर्सी दे देने के बाद। और विद्यार्थी खड़े खड़े पढ़ रहे हैं। बड़ा रोना आया कि अब कैसे क्या किया जाए। तो मैं कुलपति जी से मिला। कौन कुलपति थे उस समय? डॉक्टर महेंद्र सिंह सोढ़ा। अच्छा। मैंने उनको सारी स्थिति बताई। और मैंने कहा कि इसका एक ही विकल्प है, वो ये है कि फिक्स फर्नीचर लगवाया जाए। अच्छा, होता क्या था कि लोग दिन में या रात के समय दरवाजे कुंडी तोड़ देते थे या खिड़की शीशे तोड़ दिए
उसके बाद सिटकिनी खुल जाएगी, भीतर चले गए, फर्नीचर उठा ले गए। आप तो बंद करके गए थे, गायब हो गया। तो खैर उनसे 20,000 रुपया लेकर के मैं था, मेरे साथ डॉक्टर पवन कुमार अग्रवाल थे। कौन सर थे? हाँ, इन दोनों ने खड़े खड़े उसे फर्नीचर लगवाया। फिर ये उपाय हुआ कि किस तरह से इसमें ग्रिल लगवाई जाए। अच्छा, जो बाहरी ग्रिल लगी लोहे वाली। जी, ये पहले तो नहीं थी? हमारे पास नहीं, पहले नहीं थी। कोई लगवाने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। तो हमने कहा कि ये अलाउ तो नहीं करेंगे, लेकिन देखो कोशिश करते। तो विभाग में एक विकास निधि नाम की संस्था खड़ी की। हमारी पाठ्य पुस्तकें जो बीए में पढ़ाई जाती थी, इन्हें पहले प्रकाशक छापता था और थोड़ा पैसा कुछ अध्यक्ष को दे देता होगा, बाकी मुफ्त में बेचता खाता था। हम लोगों ने तय किया कि पाठ्य पुस्तकें हम छापेंगे, हमारा अपना प्रकाशन है। 8 पाठ्य पुस्तकें हमने अपने विभाग से छाप ली 1 वर्ष के भीतर, और इन्हीं लोगों ने संपादित कर दी, विभाग के सदस्य। 1,60,000 रुपया फायदा मिला 1 वर्ष के भीतर, जबकि किताब का मूल्य रखा गया था 10 रुपया प्रति पुस्तक, 10 रुपया। लेकिन 3,500-4 हज़ार किताबें छपती है एक साथ, बिकती है, तो उसकी रॉयल्टी ये मिली, लोगों को रॉयल्टी भी दी है। उसके बाद जो पैसा बचा उससे 3 काम किए। पीछे वाला कमरा बनवाया, रंगमंच बनवाया, जो ओपन एयर थिएटर बना हुआ था, और साइड के 2 कमरे जिनकी चर्चा मैं कर रहा था बनवाया, और चारों तरफ उसमें ग्रिल लगवा दी, दरवाज़ा लगा दिया। सोडा साहब वाइस चांसलर थे, इन्होंने बुलवाया, हमने कहा हाँ हमने बनवाया, और बनवाने का कारण ये है कि विश्वविद्यालय की संपदा नष्ट हो रही, उसको हमें बचाना। ये भाव बिल्डिंग कमेटी में बड़ा हाहाकार मचा था कि हिंदी वालों ने ऐसा कर डाला, ऐसा कर डाला। उन्होंने कहा सकारण किया है भाई, हम बताते हैं, और उन सबको शांत कर लिया। उसी तरह से पीछे जो बाउंड्री वॉल बनी हुई है, सामने वाले में देखिए बाउंड्री वॉल नहीं है, जस्ट अपोजिट, ये रातों रात बनवाई है। 6-7 बजे से बनाना शुरू किया और रात भर बन करके तैयार हो गई, और सुबह जाके वहाँ देखा लोगों ने, हम तो रात भर वही थे, कि चारों तरफ बाउंड्री बन गई। उसमें पुलिस के सिपाही आते थे, हाजत रफा करते थे, गंदगी मचाते थे, चारों तरफ तब पुलिस की छावनी पड़ी रहती थी। तो वहाँ नल वल लगा हुआ था, इसलिए टट्टी करने वहीं आते थे। तो दिन में बनवाते तब तो आफत हो जाती कि इसको आप हिंदी विभाग में क्यों समेटे ले रहे हैं। रात को बनवाया। शठम साठम समाचार। हाँ, वो जोखिम तो लेना पड़ता है अनमोल। हमारे कहने का मतलब है कि अगर आपका मन साफ है, मतलब ये चीज सर खत्म होती चली। अब लोग डरते हैं कि कोई क्या कहेगा, या ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, ऑडिट ऑब्जेक्शन होगा। अरे जब हम अपने संसाधनों से कर रहे हैं तो काहे का ऑडिट ऑब्जेक्शन होगा। वो जमाना था जब लखनऊ यूनिवर्सिटी के हिंदी विभाग कृष्णा जी सर बता रहे थे मॉडल माना जाता था पूरे देश में, और कहीं किसी ने माना हो न माना हो, यूजीसी ने अपनी मिनट्स में लिखा लखनऊ मॉडल में भी अप्लाइड। इससे बड़ा गौरव हमें और नहीं मिल सकता। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम वाली समिति में मैं था, तो उसमें कई दिनों तक बहस चली। आखिर में तय हुआ कि लखनऊ मॉडल को एज इट इज स्वीकार कर दिया जाए। जो पाठ्यक्रम यह बना के दिया वही नेशनल सिलेबस बना। सर आपने बात की रंगमंच की, और रंगमंच से जुड़ा है नाटक, और इन सब से जुड़ा हुआ है सिनेमा। हालांकि 2 पहलू हैं अलग अलग, एक थिएटर हो गया, एक सिनेमा हो गया, अलग अलग, लेकिन जुड़े हैं, आपस में अंतर संबंधित है। जैसे कवि की जो कविताएं होती हैं और सिनेमा का जो गीतकार गीत लिखता है, दोनों के बीच एक मोटी लाइन खींच दी गई, मोटी दीवार खड़ी कर दी गई। क्या सर ये उचित है? कुछ गीतों को छोड़ दें और कुछ गीत की श्रेणी देखें, कुछ गीत देखें तो बहुत अच्छे अच्छे गीत लिखे गए, उनको भी हम इधर आने से बचते हैं। सर इसकी उचित है या अनुचित है? सर्वथा अनुचित है। देखिए, फिल्म ने हिंदी को बहुत दिया है। आज जो विश्व भर में जो हिंदी का प्रचार प्रसार हो रहा है, उसका अधिकाधिक श्रेय फिल्मों का है। आपको पता है चीन में, जापान में, रूस में हिंदी फिल्मों के माध्यम से पढ़ाई जाती है। अच्छा, काका का नहीं पढ़ाते, खाली फिल्मी गीत सुनाते हैं, डायलॉग सुनाते हैं, और लोग हिंदी सीख लेते हैं। यहाँ भी दक्षिण भारत वाले भी, मैं कह रहा था, ऊपर ऊपर से विरोध करते हैं, लेकिन छिप करके चोरी से रात को हिंदी फिल्में देखते हैं। इतना सम्मोहन इन फिल्मों का, उसका हमें लाभ लेना चाहिए।
जहाँ तक साहित्यिकता की बात है हाँ, वो भी आप देखेंगे भरपूर रही है। हाँ, अरे किसी ज़माने में पंडित नरेंद्र शर्मा, हाँ, उनके लिखे हुए गीत हाँ, सत्यम शिवम सुंदरम, हाँ, अमृत कलश उत्कल छलके, हाँ, स्वागतम, शुभ स्वागतम, हाँ, ये फिल्मों में भी आए जो एशियाड में गाए गए थे। उसके बाद आनंद बख्शी हुए। बच्चन जी इसमें रहे हैं, हाँ, नीरज नीरज जी इसमें रहे रहे हैं, बहुत सारे कवि लेखक, हाँ, भगवती चरण वर्मा उसमें रहे हैं अच्छा, फिल्मी गीत लिखने वालों में। हाँ, तो कहने का तात्पर्य ये है कि बड़े बड़े कवि इसमें गए, लेकिन सर उनके उन गीतों को साहित्य में नहीं सम्मिलित किया गया। नहीं सम्मिलित किया गया, क्यों सर? इसलिए कि एक विशेष प्रकार की संकीर्ण दृष्टि इन आलोचकों भाग्य विधाताओं के अच्छा। दिमाग में इन्होंने हटाया ज्यादा लोगों को, हाँ, ग्रहण कम को किया, हाँ, छुआछूत पैदा करते रहे। हाँ, हिंदी की विडंबना क्या है अनमोल, हाँ, आप देखो एक करके फिल्म को हिंदी से हटा दिया, हुँ, मंची कवियों को हिंदी से हटा दिया, हाँ, शिक्षकों को साहित्य की पंक्ति से अलग कर दिया। हुँ, ये तो प्रोफेसर है, हुँ, साहित्यकार थोड़ी ना है। हाँ, और मीडिया कर्मी उससे अलग हो गए। हुँ, पहले जो किसी पत्र का संपादक होता था, बड़ा लेखक भी होता था, हुँ, भारतीय तो संपादक भी थे, हाँ, लेखक भी थे। प्रेमचंद जी, बालकृष्ण भट्ट को देखिए, राजेंद्र यादव, प्रेमचंद को देखिए, हाँ, प्रताप नारायण मिश्र को देखिए, राजेंद्र यादव, मालवीय जी को देखिए, हाँ, एक से एक बड़े लेखक। हाँ, बल्कि अनिवार्यता माना जाता था कि जो बड़ा लेखक था। साहित्यकार है वो पत्रकार जरूर होगा। हाँ, अब धीरे धीरे पत्रकार अलग हो गए, हमने उनकी उपेक्षा की, हाँ, उनको सरकारी गैलरी मिल गई, हुँ, ज़्यादा मान सम्मान, हमारे बीच काहे बैठेंगे जब उनको उचित दर्जा नहीं देंगे। हुँ, कुल मिलाकर के कहानीकार और कवि ही साहित्यकार हो गए। मतलब जगह-जगह रेखाएँ खींच दी गई। तो इन लोगों ने जो अपनी तंग गली बनाई, हाँ, आपने राजेंद्र यादव का नाम लिया, हाँ, ये सबसे बड़ा दुश्मन था हिंदी का। शिक्षकों की इसने गालियाँ दी, हाँ, पत्रकारों की इसने गालियाँ दी, हाँ, फिर जाति भेदभाव पैदा किया राजेंद्र यादव ने। बहुत ज़्यादा। बाद में तो पूरी तरह से आपसे कभी दलित मुलाकात में हुई? ही आ गए, कई बार हुई। भाई कुछ नोक झोंक, सामने से कुछ हुआ? नोक झोंक होती कोई रही किस्सा? मेरी बराबर। अरे बहुत अरे, किस्से, अरे सुना दीजिए। लेकिन स्त्री विमर्श के नाम पर और दलित चेतना के नाम पर इसने गंदगी उड़ेली हुँ, और वो हिंदी का डॉन बन गया, हुँ, जो कि एक बड़ी पत्रिका उसके हाथ में थी। हंस। तो कुल मिलाकर के विकृत मानसिकता का आदमी, हुँ, अश्लीलता परोसने वाला हुँ। और हर तरह से उसको बदनाम करने सर वाला। कहते हैं कि राजेंद्र यादव ने हंस पत्रिका को पुनर्जीवित किया हिंदी साहित्य पुनर्जीवित नहीं किया, हंस का वध कर दिया। ये हंस और प्रेमचंद हंस दोनों अलग अलग है, नाम वही है, चुरा लिया, को। हाँ, उसकी गुडविल ली, हाँ, लेकिन उस हंस की आप शैली उसकी देखिए, वो प्रगतिशील भारतीय मासिक पत्र, हाँ। वो भारतीय पत्र था, हिंदी का ही नहीं था। अच्छा इसमें क्या? पहली बार प्रेमचंद ने कल्पना की थी। हाँ, उसके परामर्शदाताओं में थे महात्मा गांधी, हुँ, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी हुँ, और राजाजी बालगोपालाचारी हुँ, इत्यादि इत्यादि, हुँ, और तमाम भारतीय भाषाओं को लेकर। हुँ, और साथ ही प्रेमचंद का जो साहित्यिक उद्देश्य था, उनका जो मिशन था, हुँ, उसकी प्रतिपूर्ति होती। हुँ, ये उसको कुल मिलाकर के किसी जले कटे कुंठित और विकृत मानसिकता वाली हुँ, सोच के जो लोग थे, हुँ, तमाम सेठानियों को पकड़ लाया हुँ, और उनकी कहानियां छाप छाप कर उसे पैसा ले लेकर के वो अक्षर प्रकाशन शुरू कर दिया, हुँ, और गंदगी परोसना ही उसका एकमात्र ध्येय हो गया। हुँ। तो वो पत्रकारिता के नाम पर ब्लू जर्नलिज्म में आता है, नील पत्रकारिता है, ये क्या उसको होता है? महत्व नील पत्रकारिता? वही अश्लीलता। कुल मिलाकर जिसे एक अश्लील शब्द का आप नाम ले रहे थे ना, हुँ, हुँ, तो वहाँ तो केवल शब्द ही है, हुँ। यह पूरा व्यापार था। अच्छा उसे सर राजेंद्र यादव से कभी कोई मुलाकात या फिर कई मुलाकातें होती कोई रही, नोक-झोंक? गोष्ठियों में टकराहट बहुत हुई क्या है। मतलब कुछ ऐसा कोई किस्सा संस्मरण? अब संस्मरण यही है कि वाद विवाद बढ़ता रहा, हुँ, वे अपनी बात कहते हैं, हम अपनी बात कहते हैं, हुँ। फिर आपस में कहीं लड़ने तो उनकी संगत में हम नहीं बैठे। उग्र थे या फिर मतलब कैसे क्या? नहीं, वो पीठ पीछे बड़बड़ाते पीठ थे। पीछे? हाँ, सामने तो अपनी अपनी बात कह के चले गए, गोष्ठी में जैसा होता है। हाँ, आपने अपना वक्तव्य दिया, उन्होंने अपना वक्तव्य, हाँ, हमने अपनी असहमत दिखाई। हाँ। शाम को जब ये बैठते हैं खास बड़े पात्र लेकर के, हाँ, अच्छा उसके बीच बात करते हैं। और पूरा एक वो गुट भी हाँ, होता है? बनाते हैं, हुँ, लेकिन उसकी कभी कोई चिंता नहीं हुई। हमने मनु भंडारी को, हुँ, तब मैं अध्यक्ष था बीके बिरला फाउंडेशन का, हुँ,
जिसमें सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान मिलता है ना। के बिरला साहब। हाँ, हाँ, तो व्यास सम्मान के लिए मनु जी का चयन किया। मनु जी का। हाँ, तो बड़ा लंबा टेलीफोन आया, हम्म, बार बार कहे काटिएगा नहीं, नहीं काटेंगे नहीं, तुम इनका सुनाओ। राजेंद्र सर का। हाँ, हाँ। क्या सोच करके इसको दिया, अच्छा, इसको उन्होंने वर्ण ये किया। बोला। क्या सोचकर इसको वर्ण किया। हाँ। मैंने कहा तुमने क्या सोचकर उसका वर्ण किया था, अरे। पहला वर्ण तो तुम्हारे था ना, हाँ, हाँ। पत्नी रूप में किया था। हम्म, तो खैर, ये उनका अपना ईर्ष्या द्वेष था, ये चलते रहे। मतलब मैं किसी व्यक्ति एक की दुनिया निंदा नहीं समाना। करता अनमोल, लेकिन मन से भीतरी गहरे एहसास से हाँ, कह रहा हूँ हाँ। कि हिंदी का बहुत बड़ा शत्रु था वो राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव। उस मानसिकता के 10-20 लोग इकट्ठे हो जाए हम्म, तो नष्ट कर दे पूरी जगत को। खैर, तो ये सब चलता रहा एक है दुनिया लेखन क्षेत्र में। समानांतर। नहीं, लेखन उसका अच्छा है, हाँ, उसमें कोई राय नहीं, उद्भावना शक्ति बहुत अच्छी है, सोच अच्छी है, चरित्र। लेकिन कुल मिलाकर जब निष्कर्ष निकालता है ना, तो वो भारतीय सांस्कृतिक परंपरा को छिन्न भिन्न करने वाला। सारा आकाश में निष्कर्ष निकालता है कि परिवार भावना ही व्यक्ति को बिगाड़ती है, संयुक्त परिवार से व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता, इसलिए एकल चलो। एक दुनिया समांतर में तो इनके और मन्नू के बीच स्पर्धा चल रही थी, उसमें मन्नू को पढ़ना भारी पड़ता है, ये हारता है। वैसे ही उखड़े हुए लोग और दूसरे दूसरे जो उपन्यास है, उनसे मैसेज जो जाता है वो नवयुवक को प्रोत्साहित करने वाला नहीं, विपथगामी बनाने वाला है। तो बात इस पर है कि ये आपके लेखन की धार किधर जा रही है। बाकी भाषा शैली तो मिल जाती है, फिर सनसनी पैदा करना, विवादों के माध्यम से चर्चा भी आना। खैर, तो सर, इसके बाद सर एक प्रश्न ये है कि एक वर्तमान का समय है और हमने सिनेमा की बात की, साहित्य की बात की, आपने कहा कि गीतों को आना चाहिए और वो गीत जो जिनका कोई अर्थ नहीं ऐसे लिख देंगे उनको छोड़ करके। हाँ, सार्थक चुनना हर गीतों जगह को, पड़ता है। चुनना मतलब फिल्टर लगाना पड़ेगा। आप किसी विवेक वर्ग को बाइकआउट न करें, बॉयकॉट। उसमें जो श्रेष्ठ है हाँ, उसको अपना ले। हाँ, तो विवेक की छन्नी लगाकर उसको साहित्य में लाना चाहिए। बिल्कुल, ये आलोचकों का फर्ज है और ये समीक्षकों की मतलब दायित्व है उनका। आप जाने माने साहित्यकार हैं और इतने संवेदनशील हैं और वर्तमान के मुद्दों पे इतनी पकड़ रखते हैं, तो एक प्रश्न ये है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्तमान में रामभद्राचार्य जी को और गुलजार साहब को दिया गया, इस पे आपके क्या विचार है? अच्छा है। गुलजार जी भी बहुत लोकप्रिय कवि हैं और संवेदनशील है। रामभद्राचार्य जी बहुत विद्वान हैं और संस्कृत में उन्होंने बड़ा अच्छा लेखन किया है। यूँ ज़्यादा महत्व मैं पुरस्कारों को नहीं देता हूँ। अच्छा, उन पर चर्चा करने से ही बचता हूँ, ठीक है। इसलिए कि पुरस्कार ही जीवन का सर्वस्व नहीं है। और इसलिए भी कि हर पुरस्कार बहुत सुविचारित, बहुत सुनिर्णित नहीं होता है। किसी को भी मिल सकता है और किसी को भी नहीं मिल सकता है। जो पुरस्कार निराला को न मिला हो, प्रसाद को न मिला हो, तो समझ लीजिए कि पुरस्कार का क्या इतिहास है। बिल्कुल, है ना? मिल जाए बहुत अच्छा है। मैं यही कहता हूँ, पुरस्कार और सम्मान यदि सम्मान पूर्वक दिया जा रहा हो तो स्वीकार कर लीजिए। उसमें मान मनोहार करना भी अति नाटकीयतापूर्ण लगता है, लेकिन उसके लिए उधेड़बन, उसके लिए प्रायोजन, उसके लिए सीढ़ियाँ लगाना, हाँ हुजूरी करना और विभिन्न प्रकार के उपक्रम पराक्रम, ये गलत है। अयाचित रूप से आए, बिना मांगे। इसलिए अब तक के जीवन में तो मैं कह सकता हूँ कि सम्मान जो मिलने थे, जिस लायक था, मिल गए। मैंने कभी किसी से मांगा नहीं। यही है, बिन मांगे मोती मिला। मैंने कभी आवेदन पत्र नहीं दिया, कभी प्रस्ताव नहीं भिजवाया। आपकी नजरों में होंगे? हाँ, जिनके मन में मेरे प्रति कोई स्नेह था, दे दिया। टेलीफोन से सूचना दी कि ये विचार कर रहे हैं, मैंने कहा सर बात है, पर उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। आज का हिंदी जगत इस पुरस्कार वितरण नीति के कारण अस्त व्यस्त और त्रस्त हो गया है। हर एक व्यक्ति को देखेंगे। अब आप यकीन करेंगे कि उत्तर प्रदेश नीति संस्थान के जब पुरस्कार घोषित होते हैं तो प्रतिवर्ष लगभग 150 से 200 आदमियों की संस्तुति करनी पड़ती है। मना भी नहीं कर सकता घर आए हुए अतिथि की।
अपमानजनक हो जाएगा, लेकिन उसमें पात्र कुपात्र, और लगता है कि सारा हिंदी जगत खाली पुरस्कार ही के लिए, और कोई दिनचर्या ही नहीं इनकी। ये सोच करके लिखते हैं कि अच्छा लोक साहित्य पर लिख दूंगा या लिख दूंगी तो अवंती भाई पुरस्कार मिल जाएगा, उसमें कम पुरस्कार के लिए लिखते हैं ना कि पुरस्कार के लिए लिखते। अब इधर राष्ट्रीयता की चर्चा होने लगी तो हर एक राष्ट्रकवि हो गया। इधर जो अमृत वर्ष बनाया गया स्वतंत्रता का, तो उसके ऊपर लेखन का प्रवाह उमड़ पड़ा। साहित्यकार का काम क्या है सर कि जो देश में चल रहा है, जो राजनीति में चल नहीं, रहा उसको है, भी देखे, उसको देखें, अपने लेकिन समय से भी उसको जुड़े। उसको सर क्या मतलब कि उनकी बड़ाई करना या फिर देखो, उनकी आलोचना ही करना कैसे हो नहीं सकता है? ये नहीं, हाँ। उसको समय से भी जुड़ा होना चाहिए, उसे शाश्वत समस्याओं से भी जुड़ा होना चाहिए, दोनों के बीच संतुलन बनाना, बल्कि सामयिक को किस तरह स्थायी बनाया जा सकता है ये प्रयास करना होगा। बहुत जो सामयिक होता है उसकी नियत ही अखबार वाली होती है, अखबार से ज्यादा सामयिक कोई नहीं होता, लेकिन 24 घंटे बाद बदल जाता है। तो जो दैनंदिन घटनाओं पर लिखता है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। आजकल की भाषा में जिसको ट्रेंड कहते हैं, हाँ, कि ट्रेंड चल रहा है तो हम भी ये लिख दिए, और ट्रेंड चल रहा है इधर का तो फैशन के तौर पर, फैशन के तौर पर, क्योंकि उसके पीछे नियत आपके खराब है। अच्छा सर, ट्रेंड से याद है, लेकिन उन्हीं चीजों से, हाँ, समकालीन ट्रेंड से, घटना से ही आपको कोई विशेष बीज बिंदु मिलता है जो सनातन समस्या से जुड़ा हुआ रहता है। बिल्कुल। उस सनातन शाश्वत समस्या से जुड़ना वो साहित्य का क्षेत्र कार्य। जैसे कोई दुखी है, गरीब है, उसकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई, आग में जल मरा या आत्महत्या कर ली, उस घटना तक लिखेंगे तो घटना 2-4-10 दिन चर्चा में रहेगी। इस पर विचार करना होगा कि आखिर ये आत्महत्या क्यों हो रही, मूल में जाना, मूल में, और उसका कोई स्थायी समाधान खोजे। आत्महत्याएं हो रही क्योंकि आदमी कुंठित हो रहा है, कुंठा इसलिए हो रही है कि उसके भीतर देखा देखी, एक दूसरे की स्पर्धा में फास्ट लाइफ में जा रहा है। फास्ट लाइफ का निवारण क्या है, कैसे उसे संतोष की तरफ ले चले, अध्यात्म आ जाएगा, वे वृत्तियां आ जाएंगी तो अपने आप समाहित हो जाएगा। उसी से ये जाहि भी देना कह रहा हूं, जिनका अभिनाम लिया आपने, कहा कि उसी से ये वाले साहित्यकार दूर करना चाह रहे हैं, दूर वहां जाना नहीं चाहते, संस्कृति, अध्यात्म, बस ये सनसनी पैदा करते हैं और उसको जोड़ देते हैं सरकार के पक्ष में या प्रतिपक्ष में। तो कंटेम्पररी होना, जल्दी चर्चा आपकी हो जाएगी लेकिन उतनी ही जल्दी बुझ जाएंगे। तो मतलब समसामयिक होने के साथ साथ शाश्वत होना, शाश्वत भी होना जरूरी है। सर एक प्रश्न है आपसे, ये थोड़ा व्यक्तिगत है कि फेसबुक का ज़माना है, इंस्टाग्राम का ज़माना है, तो आप इस पे सक्रिय नहीं हैं, आपका अकाउंट फेसबुक पे शायद ही देखने को मिले, क्या है कारण इसका? इसका कोई कारण तो नहीं है। एक तो ये है कि इसमें समय बहुत जाता है और उतना समय मेरे पास नहीं है। अभी भी मतलब लेखन चल रहा है? हाँ, कुछ तैयारी में समय जाता है, फिर लिखने में समय जाता है। तो मैं इसका उपयोग दिन में 2 बार करता हूँ। फोन का? हाँ, दोपहर खाना खाने के बाद आधा घंटा लेटता हूँ, उस समय इसको देखता हूँ। रात वहाँ से ऊपर से उतर कर 7:30-8 बजे तक आ जाता हूँ और फिर खाना वाना खा के इत्मीनान का समय रहता है तो घंटा आधा घंटा इसकी सुन लेता हूँ। जो भी महत्वपूर्ण सूचनाएं होती है, समस्याएं होती है, और लोगों के दिन भर के आए हुए जो मैसेज पड़े रहते हैं वो सबको देखकर, बीच में वहाँ जाने के बाद फिर इसका होश नहीं रहता। अच्छा, जो आते काल जो आते हैं वो अटेंड करते जाते हैं, काम करते जाते हैं। दूसरी इसकी टेक्निक का भी ज़्यादा पता नहीं है। अच्छा, ये भी नहीं, ये आपके जैसे जो उम्र के हैं लोग, उनके साथ मैंने समस्या है, ये समस्या रहती है। बहुत दिनों बाद मेहनत करके व्हाट्सएप देखना और देना भेजना जान पाया, सुनना जान पाया। अच्छा, मतलब इससे क्या कह सकते हैं कि नया बच्चा मेल अटेंड कर लेता हूँ। जो कोई पढ़ा लिखा भी बच्चा नहीं, वो फोन चला रहा है, और आप जैसे हैं कि मतलब एक अपने क्षेत्र में इतना सफल व्यक्ति हैं, और इससे क्या इसको जोड़ा जा सकता है? और कुछ नहीं, माने टेक्निक की जरूरत बहुत है, लेकिन टेक्निक हावी ना होने पावे। अच्छा,
उसका एक खतरा रहता है, जिस मात्रा में टेक्निक बढ़ती चली जाएगी आपकी क्षमता उसी अनुपात में घटती चली जाएगी। ये तो ये उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। सवारियां आ गई, चलने की क्षमता खत्म हो गई। बिल्कुल। उसी तरह से कंप्यूटर आ गया सोचने की क्षमता, तो सोचने की क्षमता खत्म हो गई। अब मेमोरी जा रही है, मेमोरी जा रही है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, अब थिंकिंग जा रही है। थिंकिंग जा रही है। और थिंकिंग का चला जाना, मेमोरी की चला जाना, हम्म, इसको अंग्रेजी में कहते हैं डिह्यूमनाइजेशन। ह्यूमन को डिह्यूमन कर दीजिए, अच्छा, मनुष्य का विमानवीकरण। हाँ। और हम विमानों नहीं होना चाहते। अच्छा सर, ये विमानों आप कह रहे हैं, तो अब मशीन साधन रहे, हाँ, साध्य न बनने पाओ। वाह, अनमोल जानते हो, हाँ, यंत्र शब्द से ही हिंदी का शब्द बना है यंत्रणा, यंत्रणा, हाँ, टॉर्चर। टॉर्चर, जिस समय ये शब्द बनाया गया होगा हाँ, हजारों साल पहले, हाँ, हाँ, तब तक लोगों को पता था कि यंत्र बड़ा यंत्रणा देने वाला होगा। क्या बात है, वाह, सही बात है सर, एकदम सही। इसके बिना भी काम नहीं चल सकता, हम्म, लेकिन अगर आपकी चेतना पर हावी हो गया, आधारित नहीं होना इस पे, आश्रित नहीं होना। अब देख रहा हूँ इसका एडिक्शन हो रहा है। आप किसी से कि मोबाइल छीन लो, हाँ, ये प्राणवायु की तरह है, उनकी सांस रुक जाएगी। और जो असर होता हो, किस तरह की रेज आती हैं और क्या क्या प्रभाव दिमाग पर या रीढ़ की हड्डी पर पड़ता, वो तो अलग बात है। कुल मिलाकर दिनचर्या हमारी बिगड़ गई। तो ऊपर सही बात तो ये है, इसको कोट नहीं करना कि काल भी आता है, थोड़ा कष्ट होता है, हाँ, लेकिन आपद धर्म समझ करके इसको अटेंड कर लेता हूँ। कॉल को भीतरे किसी तरह का विघ्न हो, आने में भी लगता है कि डिस्टर्बेंस हो गया, अच्छा सर, लेकिन अनवरत आता रहे, उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़, तो उसमें दिक्कत हो जाती। दिक्कत हो जाती। ठीक है सर, एक अब हम अंतिम इंटरव्यू के अंतिम में, हाँ। समय बहुत हो गया है और अच्छा लगा आपसे बात करके। ये प्रश्न है कि बुद्ध को बड़े कानों वाला कहा गया, कहा था कि वो बुद्ध बोलना बंद कर दिए थे, सुनते ज्यादा थे, गजकर्ण। गणेश जी को बुद्धि का प्रतीक माना जाता है, तो उनके भी कान बड़े लंबे बहुत लंबे बड़े बड़े गजकर्ण। हैं। तो सर आपके जब मुखारबिंद को देखते हैं तो आपके कान भी मतलब हमें बड़े बड़े प्रतीत होते हैं, गजकर्ण कह सकते हैं। तो ये जो बनावट है, इससे क्या कि आप सबकी जीवन का अनुभव ये दिखाती है, या फिर क्या बस ये मतलब आप कि इससे क्या समझते हैं, हम लोगों को क्या मतलब? ये कि सबकी सुनते रहो, अच्छा सर, है ना। हाँ, बड़े कान का उपयोग यही है हाँ, कि सुनो सबकी, हाँ, करो मन की, अच्छा, सबको सुन करके उसका परिपाक बनाओ। हम्म, हो सकता है कोई अच्छा सुझाव आया हो, उसी की प्रतिक्रिया में कुछ और सोचने को मिलता है। पहले तो एक बिंदु होता है, फिर उसके एक्शन रिएक्शन होते रहते हैं। तो ये बहुत उपयोगी है, बहुश्रुत होना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, काव्योम आपका इंटरव्यू ले रहा है। काव्योम लखनऊ विश्वविद्यालय से चालू हुआ साहित्यिक संस्था है। अब सर अलग अलग जिलों में हरदोई, रायबरेली और दिल्ली में भी अभी हमने हाल ही में अच्छा, शुरुआत की है। बहुत तो सर बढ़िया। इस स्तर पर साहित्य को हम लोग लेके चल रहे हैं, थोड़ा बहुत एक गिलहरी वाला योगदान कर रहे हैं। आप हम बच्चों को क्या शिक्षा देना चाहते हैं कि क्या मतलब क्या बेहतर कर सकते हैं, क्या करें? बस बीच बीच में 3-4 बिंदु मैंने उठाए हैं, हाँ, उससे भी अपने को जोड़े रहना। हाँ, ये सोचते और करते हुए चलिए, प्रयास करिए कि अपने साहित्य को हम ज्ञान विज्ञान से कैसे परिपूर्ण करें, रोजगार से कैसे जोड़ें, राष्ट्रीय एकता से कैसे जोड़ें और व्यक्तित्व विकास से कैसे जोड़ें। वो 4 बिंदु मेरे हैं। तो साहित्य के मूल ध्येय यही है, काव्य में सते अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतर। यश मिले, नामा मिले, नाम और नामा दोनों, और व्यवहार ज्ञान, व्यक्तित्व का विकास भी हो, अध्यात्म और राष्ट्रीय भावात्मक एकता, क्योंकि हिंदी संपर्क भाषा है। और शिवेतर क्षते, लोक कल्याण। केवल मनोरंजन नहीं, वो भी बहुत जरूरी है। ज्यादातर कविता का उपयोग आज लोग मनोरंजन के या अपना दुख दर्द उड़ेलने के लिए उसको बहुत निजी बना दिया है। कविता निजी नहीं हो सकती, कविता सामाजिक। जब हमारा दर्द सबका दर्द बन जाए, हम दर्द होकर,
तब उसको कहिए, कविता। बाकी सब तो चलता रहे। बाकी इतने बड़ी विधा का वो दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, है ना। सर तो हो यही रहा, किस्से कहानियों में लोग अपना अपना अफसाना सुनाने लग गए, नाम बदल बदल कर। और इसमें मैं की कुछ मिनमिनाहट ज़्यादा आ गई है। मैं और मैं का कबीर ने कहा ही, जब मैं था तब हरि तब हरि नहीं। ईश्वर से दूर मैं ही करता है। हाँ, तो इस मैं को, अहम को इदम में बदल देने की जरूरत है। इदम नमम। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। अरे और समय, आपका आशीर्वाद वरद हस्त हम लोगों समय पे तुम्ही बना रहे। लोगों का है, अगर किसी काम आ जाऊं तो वही इसकी सार्थकता अरे है। सर, आपका वरद हस्त हम लोगों पे बना रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। बराबर। तो आपने देखा इतना लंबा इंटरव्यू, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और इसके साथ साथ हमारे साथ इस इंटरव्यू के लिए जानकारी जुटाई थी जय जी ने, द्वारिका नाथ पांडे जी ने और शिव त्रिपाठी जी ने। हमारे साथ कैमरे पे हैं अभिषेक पाठक जी और आर.एन. शर्मा जी, और विशेष सहयोग में है नीलेश जी। और जो इंटरव्यू ले रहा था वो आप लोगों के समक्ष ही है, मैं स्वयं अनमोल मिश्रा। बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहिए काव्यों से।